पैसिव इम्यूनाइजेशन का तरीका इलाज कितना कारगर, कोरोना से सेहतयाब अफराद के प्लाज्मा की कलेक्शन और क्लिनिकल ट्रायल से मुतालिक पेशरफ्त पर करेंगे डॉक्टर ताहिर शम्सी से खुसूसी गुफ्तगू। कोरोना से मुल्की मईशत को धचका, कितनी रिकवरी हुई, क्या सरमायाकारी के लिए मौसर वक्त लौट आया, रुपए की कदर में इजाफा और सरमायाकारी के रुझान पर करेंगे एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से तफसील के साथ गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। कोरोना की एहतियात और फिर उसके बाद में कहीं कहीं पर लॉकडाउन और उसमें नरमी और फिर अब क्या हो रहा है, आज हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे। सिंध हुकूमत ने ताजरों के साथ में एक मुशावरत की, कुछ आइडियाज़ का एक्सचेंज हुआ और उस सब के बाद में ये हुआ जी कि कराची में दुकानें और बाज़ार खोले जाएं, इसके लिए एक प्लान बनाया गया है। कराची के जो मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ हैं, छोटी बड़ी दुकानें हैं, वहाँ कारोबार को देखते हुए, कारोबार की नौइयत को देखते हुए, इसी लिहाज से 13 शोबे ऐसे हैं कि जिनको 3 दर्जों में, 3 ग्रेड्स में तकसीम किया गया है और हर ग्रेड में, हर दर्जे में शामिल जो शोबा है, इसे हफ्ते में 2 दिनों के लिए खोला जा सकेगा। ये बड़ा अच्छा प्लान है और विद दिस प्लान ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जो SOPs हैं उनको लाजमी फॉलो किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग हो, अपना ख्याल रखना हो, इसका ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। और एक और नोटिफिकेशन से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। कमिश्नर कराची की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके मुताबिक ऐसे तमाम कारोबार जिन्हें इस्तिस्ना दिया गया है उन्हें किसी NOC या हल्फनामे की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पहले से बताया गया, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं, यानी टेक अवेज़ जो हो सकते हैं, उससे मुतालिक वो बात की गई कि उन्हें किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। वो अपने उसी तरीक़ेकार को फॉलो करें जिस तरीक़ेकार को पहले वज़ा किया गया है। डिप्टी कमिश्नर्स या असिस्टेंट कमिश्नर से NOC और अंडरटेकिंग की ज़रूरत उन कारोबारों को नहीं है जिसके हवाले से पहले से चीज़ें तय हैं। यानी वो कुछ फैक्ट्रीज़ हैं जिन्हें खोलने से मुतालिक SOPs जो हैं वो पहले से तय हो गई थी। बस कहा यह जा रहा है कि जो आपको कहा गया है आपने सिर्फ उसको इंश्योर कराना है। वो यानी SOPs में क्या है, जैसे कि अमले को खुद लेकर आना, पिक एंड ड्रॉप, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना, अमला कम रखना, जो भी उसमें कहना चाहिए कि जितने रिस्क है उन सबको अवॉइड करें, ऐसा शेड्यूल बनाना है। अब देखिए, जो हुकूमत कर सकती है, जहां तक कर सकती है उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं। लेकिन अब काम शुरू होता है किसका? जो अपना कारोबार खोल रहे हैं, जो अपनी दुकान खोल रहे हैं। अच्छा, जिनको ब्रेक मिल रहा है सबसे, हमने उनकी बात तो कर ली, आगे चल के भी कोशिश करेंगे उनकी बात करें। लेकिन जहां अभी भी राशन तकसीम करने की ज़रूरत है, वहां अभी भी मसाइल हैं, वहां अभी भी प्लानिंग की ज़रूरत है। सिर्फ यही नहीं और दीगर मामलात भी हैं। इस सब के ऊपर अब हम बात करेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, ये फरमाइएगा, सिंध में कितना राशन तकसीम किया गया, किस मैकेनिज्म के तहत तकसीम किया गया, कितने घराने ऐसे हैं कि जिनका ख्याल रखा गया है, ये सब कुछ बताइए। दूसरी ये कि वो जो टाइगर फोर्स है उसकी खिदमत क्यों नहीं ले रहे आप लोग? हिस्सा तो जो इसमें डाले, प्रॉब्लम जो सॉल्व करे, कम है, आप लोग इनकार क्यों कर रहे हैं? देखिए, राशन की तकसीम हमने शुरू की तो हमें उस वक्त से अंदाज़ा था कि ये एक मुश्किल काम है और इसमें मसाइल पैदा होंगे और कम वक्त में तमाम मुतासरीन तक राशन पहुंचाना एक बहुत मुश्किल टास्क है। हमने इस वक्त तक जो डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू राशन तकसीम हो रहा है वो तकरीबन एग्जैक्टली मेरे पास आज की फ़िगर नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि कोई तकरीबन 3,60,000 ख़ानदानों के करीब हम राशन दे चुके हैं। और उसके साथ साथ जो फलाई इदारों के ताउन से हम राशन तकसीम करवा रहे हैं, जो एक हमने ऐप बनाई थी जिसमें तमाम कोई 36 के करीब फलाई इदारे शामिल हैं, तो उनके ज़रिए कोई 3.5 लाख ख़ानदानों को राशन तकसीम हुआ है। और ये अगर आप मिला लें तो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा ख़ानदान बन जाते हैं। उसके साथ साथ हमने 1 लाख ख़ानदानों को जो ज़कात के मुस्तहिक़ीन थे उनको 6,000 रुपये फ़ी ख़ानदान भी तकसीम किए हैं। तो ये 8 लाख से ज़ायद नंबर्स बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे पार्टी के लोगों ने भी और उसके अलावा जो आम कराची के शहरी हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, उन्होंने अपने तौर पर भी काफ़ी राशन तकसीम किया है। तो वो अगर आप डेटा हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है लेकिन हम उसको भी कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तादाद मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन से ऊपर चली जाती है। अच्छा, अब इसमें जो आपने टाइगर फोर्स की बात की, देखें जो ख़त है उसको अगर आप पढ़ें
तो उसमें ये कहा गया है कि जो सूबा सिंध में रिलीफ वर्क होगा उसमें इनकी खिदमात भी ले ली जाएं। तो जो चीफ सेक्रेटरी साहब का ख़त लिखा है उन्होंने उसमें ये कहा है डिप्टी कमिश्नर्स को और कमिश्नर्स को कि जो भी रिलीफ का नया इनिशिएटिव शुरू होगा, कैरी आउट करेंगे नया, उसमें हम इनकी मदद ले लें। अब जो राशन तकसीम करने का काम है वो ऑलरेडी काफ़ी दिनों से जारी है और उसका एक मेकनिज़म पहले से बना हुआ है और उसमें यूनियन काउंसिल की सतह पर 7 अफराद जो हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी है जिसमें यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर का एक नुमाइंदा है, जिसमें लोकल ज़कात कमेटी का चेयरमैन है, जिसमें एक अक़लियत का जो मुंतखब काउंसलर है वो है, एक ख़ातून काउंसलर हैं। इसी तरह कोई 7 अफराद उसके अंदर शामिल हैं, वही आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं के थ्रू हम राशन की तकसीम कर रहे हैं। ठीक, ये तो आपने डिटेल से बता दिया सैयद गनी साहब। एक चीज़ की वजाहत कर दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोग शेयर करते हैं इस बातों की वफाक ने बहुत ताउन किया है, वफाक ने पैसे दिए हैं सिंध हुकूमत को। आप क्लियर कर दीजिए कि राशन के मद में क्या वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट मिली है सिंध हुकूमत को? अगर मिली है तो कितनी मिली है? पूरे राशन की तकसीम में वफाकी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। ओके। फेडरल गवर्नमेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए जो पैसे तकसीम करने हैं उस काम में वो कर रहे हैं और वो जो भी उसमें अफराद क्वालिफाई कर गए हैं उनको वो पैसे दिए जा रहे हैं। बाकी जो राशन की तकसीम है वो या तो सूबाई हुकूमत कर रही है या फिर हमारे सूबे में काम करने वाले जो रफ़ाई इदारे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा सैयद गनी साहब, एक बात बताइए, पहले वज़ीर आला सिंध ने हाथ जोड़े, लोगों को कहा कि खुदा के वास्ते ये मेरे हाथ देखिए और कोरोना पर सियासत न कीजिए। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी वही अंदाज़ अपनाया, वो मास्क लगा के ग्लव्स लगा कर आए और उन्होंने ऐसी अपील कर दी। अब वफाक हो या फिर सिंध हुकूमत, आप दोनों ये कह रहे हैं कि कोरोना का खात्मा होना चाहिए, आप दोनों ये कह रहे हैं कि इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कर कौन रहा है सियासत फिर? देखिए, ये मैं बार बार बात कहता हूँ कि हम सियासी लोग हैं, हम सियासतदान हैं और हम सियासत ही करते हैं और सियासत कोई बुरी चीज़ नहीं है। सियासत आवाम की खिदमत को कहते हैं, सियासत लोगों की भलाई के लिए काम करने को कहते हैं। तो सियासत बुरी चीज़ नहीं है, सियासत हम करते हैं और सियासत हम करेंगे। जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं बदकिस्मती से, वो जब कहते हैं सियासत ना करो तो तासुर ये दिया जाता है सियासत जैसे कोई बहुत बुरी चीज़ है। देखें, सियासत को मनफी अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग किसी नेशनल इंसानी इशू पर नहीं होना चाहिए, इस पर मैं समझता हूँ कि हमें इत्तफाक है। अगर वज़ीर आज़म साहब का ये मकसद था कि जी वो जब ये कहते हैं कि सियासत ना करें, तो मैं यही उससे मतलब लेता हूँ कि शायद वो ये कहते हैं कि हमें नेशनल इश्यूज़ पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, तो मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध ने जब हाथ जोड़े थे तो उन्होंने ये कहा था, पहले तो मीडिया से कहा था कि जब वो 11 यूसीज़ की बात आई थी, उस पर बहुत ज़्यादा टीवी पे ख़बरें चली, बहुत ज़्यादा उसको इशू बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि हम इतनी बड़ी आफत से पहली मरतबा उसका सामना कर रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी। इस मौके पर हमें मुख्तलिफ फ़ैसले करने होते हैं, कुछ फ़ैसले गलत भी हो जाते हैं, हालांकि वो फ़ैसला गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं गलती भी की तो मैं माफ़ करो आप। फिर उसके बाद उन्होंने शहरियों से अपील की कि आप एहतियात करें, आप घरों में बैठें, आप बाहर मत निकलें। उन्होंने किसी और सियासी जमात को कुछ नहीं कहा। तो मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब का जो एक नेक नियति पर मबनी एक स्टेटमेंट था, जो उनकी बातें थीं, उसको पता नहीं क्यों गलत अंदाज में लिया गया। जहाँ तक दूसरे अफराद की बात है, बहरहाल हमने तो ये तय किया है कि हम फजूल लोगों की फजूल बातों का कोई जवाब नहीं देंगे, हम काम करेंगे और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहरियों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनकी सेहत को महफूज रखने के लिए, कोरोना वायरस की वबा से बचाने के लिए हम अपना काम करें। हमारी जिम्मेदारी, हम वो काम करेंगे। सही। सैयद गनी साहब, ये बताइएगा कि ताजरों से जो मुलाकात हुई है उससे मुताल्लिक क्या मामला तय पाए हैं? हमने कुछ देर पहले शेयर तो किया जितनी इन्फॉर्मेशन अब तक मीडिया के साथ शेयर की गई है, बट बिकॉज यू आर विद अस टुडे तो प्लीज़ थोड़ा शेयर कीजिएगा कौन सी SOPs हैं जो कि तय हो गई हैं कि इसके तहत कारोबार खुलेगा, और स्पेशली रमज़ान। देखिए, ताजरों की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके साथ पहले मैंने मुलाकात की थी, फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब की एक मुलाकात हुई, फिर उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई जिसमें मैं शामिल हूँ, इम्तियाज़ शेख साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं और मुकेश कुमार चावला हैं। हमने फिर एक मुलाकात की ताजरों के नुमाइंदों से और उनकी जो तजावीज़ थी कि किस तरह वो काम करना चाहते हैं या किस तरह काम शुरू किया जा सकता है, हमने वो सुनी। सुनने के बाद हमने अपनी 2 मीटिंग्स की हमारी कमेटी की और बड़ी तफसील से हमने तमाम जो तजावीज़ थी उनको अमली जामा पहनाने के लिए एक प्रपोज़ल बनाया
और वो प्रपोज़ल हमने चीफ मिनिस्टर साहब को पेश कर दिया है। जब इन तमाम ताजिर तंजीमों की चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी तो सीएम साहब ने उस वक्त भी उनको बताया था कि हम आपकी तजावीज़ की रोशनी में एक प्रपोज़ल बनाएंगे और उस प्रपोज़ल को चीफ मिनिस्टर साहब फेडरल गवर्नमेंट के पास पेश करेंगे, उनको भेजेंगे ताकि फेडरल गवर्नमेंट उसको देखे और अगर उसमें कोई तजावीज़ फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आती है या उसको मज़ीद बेहतर जब बनाने के लिए कोई बात की जाती है तो उस पर बात करके कंसेंसस के साथ एक ऐसे SOP बनाया जाए जिसकी बुनियाद पर पूरे मुल्क में जो हमारी ताजिर बरादरी है उनके जो कारोबार हैं उसको शुरू कराया जा सके। तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं और उन्होंने ग़ालिबन आज जो है वो भेज दी होंगी वफाकी हुकूमत को, या आज किसी वक्त दोपहर में या शाम में भेज देंगे और उसके बाद जो फ़ैसला होगा इत्तफ़ाक़ राय से उस फैसले के मुताबिक हम तमाम ताजिरों को काम शुरू करने की इजाज़त दे देंगे और उसके साथ ज़रूर कोई शराइत होंगी वो हमने उसमें बयान कर दी है अपने। सैयद गनी साहब, एक मामला और भी है, ये सब ने नोटिस किया कि जब कहा गया शहरियों को कि घर में रहें अपनी सेफ्टी के लिए और सारे लोगों को बचाने के लिए भी, कहीं आप स्प्रेड करने का बायस ना बने, लॉकडाउन किया गया और उसके बाद में शहरियों ने इसकी खिलाफ वर्जी भी की और उन्होंने वो बात वैसे नहीं सुनी जैसे बताई गई थी। अब उसके बाद में पहले पुलिस टोकती रही, रोकते रहे और अब ये हुआ है कि जी शहरी इस बात पर बड़े गुस्से में कि ये पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है, हमें डांटा गया और फिर उसके बाद में कहीं कहीं टायर की हवा निकाली गई, मुर्गा बनाया जा रहा है। अब ये फरमाइएगा, क्या आप लोगों का ध्यान है इस तरफ? क्या आप लोग किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं? कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं, शिकवा दूर हो सकता है? देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि लोगों को उठक बैठक कराना, मुर्गा बनाना या उन पर तशद्दुद करना, ये बिल्कुल नामुनासिब बातें हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब ज़ाहिर है इतने बड़े पैमाने पर जब पूरे मुल्क में या पूरे सूबे में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं तो कहीं कहीं पर शायद ज़्यादती भी हो जाती होगी और ये भी नहीं है कि सिर्फ पुलिस की तरफ से या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से ज़्यादती होती है। कई हमारे पास ऐसी भी वीडियोज़ आई हैं जिसमें शहरी बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर रहे होते हैं शायद। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और इदारों को समझाना हमारा काम है और हम उनको समझाते भी रहते हैं, उनको कन्वे भी करते रहते हैं, लेकिन मैं शहरियों से भी गुजारिश करूँगा कि बिला ज़रूरत, बिला जवाज़, गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। बहुत दुरुस्त। अगर हुकूमत कुछ सख्त फैसले कर रही है, अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कुछ सख्ती कर रही हैं तो उसका मकसद भी आपको तकलीफ़ देना नहीं है। उसका मकसद ये है कि वो आपकी जान को बचाने के लिए, आपके बच्चों की सेहत को महफूज रखने के लिए, इस ख़तरनाक वायरस से बचाने के लिए वो खुद सड़कों पे खड़े हैं, सारा दिन ड्यूटियाँ करते हैं ताकि हमारी और आपकी ज़िंदगी जो है वो महफूज बनाई जा सके। सैयद गनी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। शहरियों को इस सिलसिले में ध्यान देना चाहिए, जितनी भी गाइडलाइंस दी गई हैं उस पर अमल करें, फिर उसके बाद में शिकवा ना करें अगर आप वायलेशन कर रहे हैं। अच्छा, हम इसके ऊपर तो बात करेंगे तफसील के साथ कि आखिर शहर भर में हो क्या रहा है, लोग किस तरह से वायलेशन कर रहे हैं और किस तरह से पुलिस को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। लेकिन इस सबसे पहले एक डेवलपमेंट है कोरोना से लड़ाई में, हम इसका तस्करा कर लेते हैं। सिंध में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों का जो प्लाज्मा है ना, इसमें दोबारा कोरोना हो ऐसे खदशात नहीं है। पैसिव इम्यूनाइजेशन, यही था वो मामला कि जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। बिल्कुल, डॉक्टर ताहिर शम्सी ने तरीका इलाज ये तजवीज़ किया था और पैसिव इम्यूनाइजेशन से मुतालिक फिर पेशरफ्त ये हुई कि जो पहला पेशेंट था याया फ्रॉम कराची, उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था और उसके बाद ज़ाहिर है ये हमने भी इस प्लेटफॉर्म से अपील की कि जो भी सेहतयाब हो रहे हैं, जो कोरोना को शिकस्त दे रहे हैं, ज़ाहिर है वो सब तो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते, बट जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। और ज़ाहिर है उस पर रिसर्च तो हो रही है, लेकिन इसमें खबर ये है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होने हैं वो FDA से रजिस्टर करा लिए गए हैं। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शम्सी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर सबसे पहले प्लीज़ ये जो खुशखबरी जो कि हमने तो शेयर की, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप शेयर कीजिए कि इतना ज़बरदस्त काम जो हो रहा है, क्लिनिकल ट्रायल का आगाज़ जो हमने करना है या फॉर दैट मैटर हम कर चुके हैं, ज़ाहिर FDA का अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी थी, उस पर प्लीज़ शेयर कीजिएगा क्या हुआ। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक नॉर्मल तरीका है, जो भी इंटरनेशनल ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो आप अपने मुल्क की जो रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, अपनी एथिक्स कमेटीज हैं, उनसे अप्रूवल करने के बाद आप इसको पूरी दुनिया से शेयर करते हैं, छुपाते नहीं हैं। और उसका एक प्लेटफॉर्म होता है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो FDA के साथ एक इदारा है, वहाँ पर अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं सबमिट करते हैं और वो सबमिशन जो है उसके बाद वो रिव्यू, इनिशियली रिव्यू होती है, रिव्यू होने के बाद वो अपने
वेबसाइट पे डाल दी जाती है और वो पब्लिक हो जाती है। शम्सी साहब, ये तरीका इलाज होता है जो कि अप्रूव होता है, ये हर मुल्क जो भी तरीका इलाज तजवीज़ करेगा अगर सेम भी कर रहे हैं तो वो अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए अप्रूव करवाता है, यानी पाकिस्तान अलग कराएगा, अमेरिका अलग कराएगा, चाइना अलग कराएगा, ऐसे होता है? देखिए, ये कोई चीज अप्रूवल का कोई वाजे कर दो, अप्रूवल नाम का कोई लफ्ज नहीं है, गलत गलत इस्तेमाल हो रहा है। दिस इज रजिस्ट्रेशन ऑफ योर क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी आप उसको पब्लिक कर रहे हैं। इंटरनेशनल फोरम पे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको आप बता रहे हैं कि ये हमारा प्रोटोकॉल है। अच्छा, उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई इसमें दुनिया से कोई भी रिसर्चर इस प्रोटोकॉल में शामिल होना चाहे या अपने मरीजों को इस ट्रायल में एनरोल कराना चाहे तो वो अब राब्ता करके अप्रूवल करा लेता है। यानी ये एक तरह की ऑथेंटिसिटी होती है कि ये जो कुछ भी है पब्लिक है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है, कोई चीज छुपा के नहीं की जा रही, और हर चीज जो है अकाउंटेबिलिटी है इसके अंदर। ये दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड तरीकाकार है और इसी के तहत हमने अमल किया है इसके ऊपर, यानी हमने इनिशिएटिव लिया है। जी, दिस इज अ नॉर्म, दिस हैपेंस, दिस हैज टू बी डन। इसके बगैर जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें शकों को शुबहात पैदा हो सकते हैं किसी को भी। जो इसके साथ होते हैं वो इस बात की इसमें श्योरिटी होती है कि जो काम हो रहा है वो लीगल हो रहा है और एथिकल हो रहा है। और अब इस सिलसिले में सर कितनी सहूलत आ गई कि अब आपके का जो आइडिया था, जो आपकी सारी की सारी मेहनत थी, अब हम वो देखेंगे कोरोना के लिए जो हम फाइट कर रहे हैं उसके लिए कितने प्रोमिनेंट चेंजेस, कितने बेहतर चेंजेस दिखाई देंगे सबके बाद। देखिए, सबसे अहम तरीन बात तो ये हो गई कि ओनरशिप सारे के सारे सूबाई हुकूमतें जो हैं उनके हेल्थ डिपार्टमेंट की हुकूमतों की ओनरशिप आ गई। दिस इज व्हाट वी वर वर्किंग ऑन कि ये जो है ये किसी एक इदारे का, किसी एक शख्स का प्रोटोकॉल या कोई ये ट्रायल नहीं है। दिस इज शुड बी अ नेशनल ट्रायल और सारी जो सूबाई हुकूमतें हैं इसको ओन करें। अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ लास्ट फ्राइडे ये चारों के चारों जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने पैसे इम्यूनाइजेशन से मुतालिक कमेटीज बना ली हैं, उन्होंने अपनी सिफारिशात पेश करना शुरू कर दी हैं। सिंध में भी ये काम हो रहा है, बलूचिस्तान में भी ये काम हो गया है, केपी में भी और पंजाब में भी। तो ये काम होने के बाद अब जो अहम तरीन काम हुआ है और जिसके जो मैं इस प्लेटफॉर्म से, जो समा का प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए मैं जो अपील करूंगा और आपसे भी कहूंगा कि सबको इसमें शामिल कीजिए कि हम अब जो लोग सेहतयाब होते जा रहे हैं वो राब्ता करें और अपने आगे आएं और अपने प्लाज्मा को डोनेट करें। इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। इसके बगैर डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर हम ना थोड़ा सा आगे चलकर बात करें और बहुत तफसील के साथ करें। बात सिर्फ जो है ना वो एक दो जुमलों की ना रहे। मैं चाह रही थी कि आप पहले थोड़ा सा ना हमारे देखने वालों को ये भी बता दीजिए कि ये जो इम्यूनाइजेशन है, पैसिव इम्यूनाइजेशन है, ये सर इसके लिए कोई अलहदा से तो हमें इक़दाम नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि बात सिर्फ अब आकर के इस पे तो नहीं ठहर जाएगी ना कि लोग मोटिवेटेड हो जाएं और फिर उसके बाद में जो कोरोना को शिकस्त देकर आया वो फिर आके आपके साथ में हिस्सा डालना शुरू करे। फैसिलिटी कितनी है सर इसके लिए, कितनी खपत है, कितनी ज़रूरत है, कितनी सहूलत है, कोई हमें नए सिरे से इक़दाम करने पड़ेंगे? थोड़ा सा आप बता सकते हैं इसके बारे में हमें? पहले कुछ नहीं करना पड़ेगा, सारी इसकी मशीनें मौजूद हैं, इसके जो किट्स हैं, इसके जो सामान है, कंज्यूमेबल्स हैं, वो कुछ ऑर्डर हो चुके हैं और रास्ते में है, पहुंच जाएंगे जैसी अगली फ्लाइट आती है हमारे मुल्क में। और इसके अलावा जो NDMA है वो ऑन बोर्ड है, वो सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इसको मजीद उनकी ज़रूरियात के मुताबिक वो सामान जो है वो ऑर्डर करने का प्रोसेस चल रहा है। तो ये हर सूबे में ये बनना है, ये सिर्फ हर एक को कराची नहीं आना होगा, हर एक को NIBD नहीं आना होगा, अपने अपने घर के करीब तरीन जो सेंटर बनना है वहां पर जाके प्लाज्मा को डोनेट करना होगा। मल्टीपल सेंटर्स। ग्रेट। अच्छा शम्सी साहब ये बताइएगा, जो इस वक्त ग्लोबल रिसर्च हो रही है पैसिव इम्यूनाइजेशन पर और फॉर दैट मैटर एंटीबॉडीज पर, क्योंकि जाहिर है पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को ये एंटीबॉडीज़ चाहिए। मैं स्पेशली प्लाज्मा नहीं, मैं एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा हूँ। उस पर जो रिसर्च हो रही है वो ये भी कहा जा रहा है कि जानवरों से वो एंटीबॉडीज़ हासिल की जा सकती है। उनको इन्फेक्ट करने के बाद जब उनमें क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाएगी तो उनका प्लाज्मा लेने के बाद उसमें से एंटीबॉडीज़ निकाल कर इंसानों को लगाई जा सकती हैं। इस पर शेयर कर सकते हैं? देखिए, ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल चीजें हैं, यकीनी तौर पे ये इस बात के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन फौरी तो ये लंबा प्रोसेस है, जिले में कई महीने, 6 महीने, साल लगेगा। उसकी सेफ्टी, उसकी एफिकेसी, उसके कोई साइड इफेक्ट होनी है, ये सब चीज अप्रूव होंगी। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए होगा, उसके लिए प्लांट लगाने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने
किचन में खड़े होकर बना लें, या मैं अपनी अस्पताल की छोटी सी लैब में खड़े होकर टेस्ट ट्यूब में बना के दे दूं, जाओ जाके लगा दूं। ऐसा नहीं है, ये पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, पाकिस्तान में ड्रैप का अप्रूवल चाहिए होगा, और उसके बगैर ये इस्तेमाल नहीं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल है? ऑफकोर्स प्रैक्टिकल है, ऑफकोर्स प्रैक्टिकल है। ये कहीं पर हो रहा है, कहीं पर हो रहा है ये? और दूसरे जरासीम के लिए ये होता रहा है, टेटनस के लिए होता रहा है। यानी कि आप अब अपनी ना वो वाली बात आप कर सकते हैं, यानी अब बस ये रह गया है कि आगे बढ़े और इस फाइट में आप लोगों का साथ दे, हिस्सा डालें। ये फरमाइएगा, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? एक ऐसा शख्स जिसने कोरोना को हराया, वो अपना पार्ट कैसे प्ले कर पाएगा इस सब में? जी देखिए, आखिरी जो रिपोर्ट कोरोना की पीसीआर की नेगेटिव आने के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्ते गुजर जाएं, उस वक्त वो आदमी प्लाज्मा को डोनेट करने के काबिल होगा। और कितने टाइम बाद दोबारा दे सकते हैं? उसके बाद जब एक दफा दे देते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट यही होगी कि कम से कम 1 मरतबा, वरना मैक्सिमम 5 मरतबा तक दे सकता है कोई एक इंसान। कितने गैप के बाद? एक हफ्ते के बाद। एक हफ्ते के बाद? एक दफा जब दे दिया, उसके 1 हफ्ते के बाद दोबारा, और उसके 1 हफ्ते के बाद दोबारा। लेकिन आप रिकमेंड कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम 5 दफा डोनेट किया जाए, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सनस हेल्थ एज वेल। अच्छा शम्सी साहब, ज़ाहिर इस पर तो हम बात कर रहे हैं, और ज़ाहिर ये प्लेटफॉर्म भी जिससे हम पहले भी बात करते हैं, ना सिर्फ ब्लड डोनेशन की, लेकिन इस वक्त प्लाज्मा डोनेशन की, स्पेशली वो लोग जो सेहतयाब हो चुके हैं वो डोनेट करें। आप मुझे शम्सी साहब ये बताइएगा कि जब ये कहा जाता है कि बहुत से ऐसे अफराद होते हैं और हैं जिनको इस वायरस ने इन्फेक्ट किया, ना उनको कोई सिम्टम आया और ना उनको मालूम हुआ, वो ठीक भी हो गए, क्या ऐसा कोई आसान तरीका है कि हम पता लगा लें और सहूलत से पता लगा लें कि अच्छा हमें कोरोना हुआ था, हम सेहतयाब हैं, हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? जी, ऐसे लोगों के लिए एक जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है, IgG IgM का टेस्ट होता है, वो ये बता सकता है, वो बता भी देता है कि IgG अगर पॉजिटिव है, कोई सिम्टम नहीं हुए थे या सिम्टम हुए थे महीना पहले, 1.5 महीना पहले, अब मुकम्मल तौर पे सेहतयाब है, IgG टेस्ट कोरोना के खिलाफ पॉजिटिव आ गया, तो इस बात का ये इशारा होता है कि आपके जिस्म में कोरोना वायरस कभी ना कभी आया था। ये टेस्ट अभी हम करा सकते हैं? बैन है इस पर तो? हाँ, नहीं, अब डायग्नोसिस के लिए बैन है, रिकमेंडेड नहीं है। अब नॉट अब बैन गलत सही नहीं है। अच्छा, डायग्नोसिस के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन करवा सकता है एक आम इंडिविजुअल खुद जाके किसी लेबोरेटरी से टेस्ट करा सकता है? ये करवाया जा सकता है IgG का टेस्ट, और IgG का टेस्ट कराने के बाद अगर IgG है तो आप आगे आके किसी भी सेंटर में जो कि प्लाज्मा जमा कर रहा है, तो उसमें जाके आप अपने आप को जाहिर करें कि मैं देना चाहता हूँ, तो वो अपने सारे प्रोसीजर जो हैं वो चेक करेंगे। वो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले तो आप जो प्लाज्मा की कलेक्शन से पहले आपका हम PCR से चेक करेंगे कि आपके जिस्म में RT-PCR से कि इस वक्त देते वक्त तो आपके जिस्म में कोरोना वायरस नहीं है। फिर एंटीबॉडीज दोबारा चेक होंगी, उनका लेवल चेक होगा, फिर हेपेटाइटिस B, C, HIV, सिफिलिस, मलेरिया का टेस्ट होगा। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपका प्लाज्मा ले लिया जाएगा। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। शम्सी साहब साथ मौजूद थे आप, और ये बड़े आपने सहूलत से बता दिया कि ये एक पूरा सीरीज ऑफ टेस्ट है जो लेने के बाद डिटरमिन होगा कि अब आपका प्लाज्मा लिया जा सकता है। लेकिन प्लाज्मा डोनेट करना है वो तमाम अफराद जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, उन्होंने अब दूसरों का सहारा बनना है, दूसरों का भी क्या अपनों का सहारा बनना है और उनको सपोर्ट करना है। सुपर सर्वाइवर, सुपर हीरो ऐसे बन सकते हैं आप। अच्छा देखिए, कोरोना से जो फाइट है ना, इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, बहुत सारे फैसले करने पड़ रहे हैं। पहला फैसला आपको करना है कि आप किस तरह से अपना हिस्सा डाल सकते हैं, लेकिन आप खुद ही निकल खड़े हो छुट्टी मनाने के लिए तो फिर क्या हो। जो मुख्तलिफ इक़दामात थे, जो मुख्तलिफ फ़ैसले थे, उनमें एक फ़ैसला कोरोना से लड़ने के लिए ये भी था कि मोटरसाइकिल की डबल सवारी नामंजूर, मुकम्मल पाबंदी। लेकिन क्या कहिए जी, मोटर बाइक पर बैठे हुए हैं कौन कौन? पूरी फैमिली, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। मोटरसाइकिल पर इनको नहीं लेके जाना था, नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा किया गया।
सहाफ़ी और पुलिस एहलकारों को भी इस्तिस्ना नहीं दिया गया। ये नहीं आप कह सकते कि मैं चूंकि मेरा ये प्रोफेशन है तो मुझे ये सहूलत दी जाए, इसका भी एहतमाम किया Exactly। अच्छा किरण, ज़ाहिर है जब ये पहले नोटिफिकेशन आया था कि डबल सवारी पर पाबंदी और फैमिलीज़ को इससे इस्तिस्ना हासिल थी, और अब ज़ाहिर है वो इस्तिस्ना उनको हासिल नहीं है, यानी जिसने बेएहतियाती की उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? वो जो कि वाकई डिज़र्व करता था कि उसको बाइक पर कहीं जाना था। फॉर एग्जाम्पल अब सुबह आते हुए मैंने देखा कि 2 बाइक्स पर द सेकंड राइडर वाज अ लेडी, उनको पुलिस ने उतारा और वो कहीं जा नहीं सकती। अब जरा वो सुबह कहीं घूमने फिरने तो जा नहीं रहे ना, वो सुबह किसी ऑफिस में जा रहे होंगे, डेफिनेटली जा रहे होंगे। तो यानी जिसको इस्तिस्ना पहले हासिल थी अब उसका भी। आज की बात करें ना मंडे की, मैं आपको फ्राइडे का किस्सा सुनाती हूँ। प्लीज। रोकते रह गए पुलिस एहलकार, खातून पीछे, हजरत आगे और यूं करके निकल गए। ना उन्होंने सुना ना उन्होंने माना। और ये जो शुएब कह रहे हैं ना कि इस तरह के रवैये के बायस ही लोगों को मजीद परेशान एग्जैक्टली यानी जो कहीं जा नहीं सकता था या जो अब कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो ख़वातीन जिन्होंने कहीं ज़रूरत के तहत जाना था उनके पास अगर गाड़ी नहीं है और अगर उन्हें वो ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं की गई अपने ऑफिस की तरफ से, तो वो कैसे अपने ऑफिस या किसी और जगह के वो जा रहे हैं तो जाएंगी। लेकिन अच्छा ये एक और बात भी, रवैये की बात किरण भी करें दी। फॉर एग्जांपल एक फैमिली जा रही है, पुलिस ने रोका, अरे हम तो वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप यकीन जानिए मेन रोड पर जाए बगैर अपने घर से बहुत करीब किसी और हॉस्पिटल में आप लोग पहुंच सकते हैं, वहां पर कोई नाका भी नहीं होगा। यानी कि अगर आप एक जगह से शहर के दूसरे कोने पर यानी सी व्यू की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है घूमने फिर नहीं जा रहे हैं, फिर आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे। बहाने नहीं बनाए। और एग्जैक्टली, और उसके अलावा भी ज़ाहिर है किसके लिए कहा जा रहा है, जिन प्यारे प्यारे बच्चों को आप लेकर जा रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है, उनकी हिफाजत के लिए कहा जा रहा है। तो ये SOPs, ये सख्तियाँ ये हमारे लिए हैं, ये हमारे लिए, हम बड़ों को करना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए। नहीं कर रहे बच्चों को क्या कुछ मालूमात है इस सिलसिले में। मैं चाह रही थी कि बच्चों को काका मालूम है, उन्होंने काका मालूमात इकट्ठा कर रखी है कोरोना से लड़ने के लिए। मैं आपके सामने वो रखूँ, प्ले कर सकते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, my name is Zainab. I have a message for you. जब घर के अंदर आए ना, पहले हाथ धोए, फिर जो भी करने करे। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। इससे डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान। क्या बात है, प्यारे प्यारे बच्चे, इनका मुस्तकबिल रोशन हो, ये हमारी दुआ है। अच्छा, मुझे ये सारे मैसेज इसलिए बहुत अच्छे लगे कि कोई मैसेज ऐसा नहीं था जो कि वॉशरूम में पानी ज़ाया करते हुए रिकॉर्ड किया गया। बहुत ऐसे मैसेज हमें मिलते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए ये मैसेज है, एक मैसेज रिकॉर्ड करने के चक्कर में पानी ज़ाया मत कीजिए, और साबुन ऐसे करते हुए पानी का नलका नहीं खोला रहना चाहिए, वो बाद में खोलिए ताकि पानी हम बचाएं, क्योंकि पानी का मसला भी है और ये सिर्फ पाकिस्तान या कराची नहीं, ये पूरी दुनिया को फेस करना पड़ रहा है, मज़ीद करना पड़ सकता है अगर पानी हमने ज़ाया किया तो। अच्छा देखिए, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, लड़ना आपको बहुत सारे मामलात से है और कोरोना से भी, लेकिन अगर आप अपने सामने सिर्फ ये लड़ाई रख लें कि मुझे इस मज़हब, इस मसलक के ख़िलाफ़ काम करना है, बात करनी है, कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर में इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी फैलाने के जहरीले भारतीय हथकंडे इसीलिए तो इख्तियार किए गए, लेकिन अब ये बेनकाब हो रहे हैं। इंतहा पसंदों ने खलीजी ममालिक में मजहब की तौहीन भी शुरू कर दी। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट ने सारा भांडा फोड़ा। OIC ने भारत को इस्लामोफोबिया को लगाम देने का मुतालिबा कर दिया। वक्त हुआ ब्रेक का, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ग्लोबल स्टैट्स आपके सामने रखते हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 24,06,905 हो चुकी है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो उनकी तादाद 1,65,059। लेकिन जो सेहतयाब अफराद जिन्होंने दी है शिकस्त, उनकी तादाद 6,17,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में मजीद 1,541 अफराद की जाने गई और इसके बाद ये तादाद 40,555 हो गई। बरतानिया में मजीद 596 अफराद की जाने गई, जिसके बाद मजमूई तादाद 16,060 हुई। स्पेन में कोरोना से मजीद 410 अफराद जान से गए, तादाद 20,453 हुई। इटली में मजीद 433 अफराद हलाक हुए और इससे अमवात की तादाद बढ़ी और 23,660 हो गई। फ्रांस में मजीद 395 अफराद की हलाकतें, मजमूई तादाद 19,718। ये हमने आपके सामने दुनिया भर के आदाद शुमार रखे कोरोना से जुड़े हुए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और दीगर मौज़ूआत पर जाएं, हम क्यों ना मुल्क की बात कर लें। मुल्क भर में कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटे अब तक क्या कुछ हो चुका, कितने केसेस नए रिपोर्ट हुए, हम कोशिश करेंगे अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इसी सिलसिले में आपके सामने रखें। अरहम खान हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। अरहम खान,
ताज़ा आदाद-ओ-शुमार क्या है, परेशानी किस कदर बढ़ी है कोरोना के मामले पर? किरण, परेशानी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 425 केसेस सामने आए हैं। अगर ये कल के मुकाबले में कम है, लेकिन अमवात के हवाले से अगर हम बात करें तो कल का दिन बहुत ज्यादा भारी था कोरोना के हवाले से, और अब तक 176 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। 17 अमवात कल रिपोर्ट हुई हैं। सिंध में 56 है, पंजाब में 42 हैं, KPK में 67 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 3 है, बलूचिस्तान में 5 हैं। वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। टेस्ट की अगर हम बात करें तो अब तक तकरीबन 1,04,302 टेस्ट हो चुके हैं और 24 घंटों के दौरान 4,873 नए जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं। एक और बड़ी परेशान कुन जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है कि अब जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। 64% हमारी लोकल ट्रांसमिशन के केसेस की तादाद हो गई है, जबकि 36% ऐसे केसेस हैं जो बैरून मुल्क से आ रहे हैं। तो फिर वही बात आ जाती है कि हमें एहतियात करने की जरूरत है। ज़ाहिर है इसकी वजह तो ये है क्योंकि बाहर से फ्लाइट्स उस तरीके से आ नहीं रही, कंट्रोल्ड फ्लाइट्स आ रही हैं, इसलिए ये फिगर तो ज़्यादा डिफरेंट है। लोकल ट्रांसमिशन ज़्यादा रिपोर्ट इसलिए भी हो रही है क्योंकि ज़्यादा टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। आप ये शेयर कर सकती हैं टेस्टिंग से मुताल्लिक कि जब हम कहते हैं कि हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो फॉर एग्जांपल कल एक दिन पहले टेस्टिंग कैपेसिटी क्या थी, आज कितनी है, अब हम किस तरह कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं? टारगेट जिस तरह असद उमर साहब ने कहा था 25,000 होगा हमारा डेली कैपेसिटी का एट द एंड ऑफ दिस मंथ, हम उस तक पहुंच पाएंगे रियलिस्टिकली? अभी तक ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग, जिस तरह से असद उमर साहब ने कहा है कि हम 50,000 तक डेली टेस्ट करेंगे, लेकिन हम ये जरूर देखने में आया है कि टेस्ट जो हैं वो ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले तो हमारे पास कुछ टेस्टिंग जो किट्स थी, डायग्नोस्टिक किट्स थी, उनकी कमी थी, लेकिन अब आ गई हैं। और फिर बीच में एक बड़ी परेशान कुन चीज सिंध हुकूमत की तरफ से सामने आई कि जो टेस्टिंग किट्स हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशानात उठाए गए, जिसके बाद ड्रैप ने भी लेकिन अरहम सईद गनी साहब ने तो कहा, बल्कि शाह साहब ने भी कहा, नासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा, जो किट्स यहाँ पर मौजूद थी जिनके हवाले से माहिरीन ने कहा कि वो किट्स काबिल इस्तेमाल नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक भी की उस खबर की, लेकिन उन्होंने कहा सिंध हुकूमत की तरफ से कहा गया कि वो किट्स इस्तेमाल हुई हैं पंजाब में और पिम्स में, और वहाँ पर डेफिनेटली फिर रिजल्ट्स तो आए हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क तो है। बिल्कुल बिल्कुल यही कहा गया है। कल प्रोग्राम में भी हमारे समा के बात हो रही थी कि वही किट्स NIH में इस्तेमाल की गई हैं जिनके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। लेकिन यहाँ पर शुएब, हम सबको ये भी समझने की जरूरत है कि टेस्टिंग किट्स के लिए जो हमारे पास अमला है वो ट्रेंड नहीं है, और चूंकि कोरोना वायरस इससे पहले कभी आया नहीं है तो हमारे पास जो, तो इसलिए मसाइल भी हैं, मसाइल तो हैं। ठीक है, हम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जब हम बात करें टेस्टिंग कैपेसिटी, किरण, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था स्पेशली जर्मनी से मुताल्लिक कि जर्मनी का मोर्टेलिटी रेट है 1%। क्यों? क्योंकि वहां पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है। वहां पर सिर्फ उनका टेस्ट नहीं होता जिनके सिम्टम्स डेवलप हों, टेस्ट होता है मैसिव स्केल पर। ये बड़ी अच्छी बात है। एनीवेज, जब हम बात करते हैं मैसिव टेस्टिंग की और हम पाकिस्तान से मुताल्लिक बात करें कि क्या ये पॉसिबल है कि मैसिव टेस्टिंग हो या रैंडम टेस्टिंग हो? ये पाकिस्तान तक आने से पहले ही पाकिस्तान में कह दिया गया कि ये हर कंट्री के लिए मुमकिन नहीं है। बिल्कुल क्यों मुमकिन नहीं है? ये वैसे क्यों कह दिया जाता है? ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा करण, एक और मामला भी है पाकिस्तान से मुताल्लिक। PM साहब भी एक बात करते हैं, हुकूमतें भी एक बात करती हैं, और जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी ये बात करते हैं। बहुत से मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, जो कि जिनका सहारा लेकर ये बात की जाती है। प्रेडिक्ट किया जाता है कि इस डेट तक केसेस की तादाद इतनी पहुंच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक मॉडल मैंने एक मॉडल पढ़ा, उसमें यह था कि 25 मई उस पर लिखा था कि वो हिट करेगा पीक पर। लेकिन एक और मॉडल वो ये कहता है कि 5 मई तक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद हैरान कुन तौर पर बढ़ जाएगी। समाजी फासले की खिलाफ वर्जी ने केसेस के इजाफे में कितना किरदार अदा किया है, और अगर कोरोना केसेस बढ़ जाते हैं और इसी तरीके से बढ़ते हैं जिस तरह ये मॉडल्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या हमारी हेल्थ फैसिलिटीज इस काबिल हैं कि हम मुश्किल हालात से निपट सकेंगे? और ये जिन मॉडल्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये हर मॉडल जो है ना वो गलत नहीं था। काफ़ी सारे इस तरह के ग्राफ्स, इस तरह के चार्ट्स दुरुस्त भी साबित हुए। तो हमने सोचा कि वो चार्ट्स अपनी जगह, ट्रेंड्स अपनी जगह, हम इस सब के ऊपर बात कर लेते हैं। आगा खान हॉस्पिटल से डॉक्टर अदील हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मिस किरण, आफ्ताब और मोहम्मद शुएब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी बैक ऑन योर प्रोग्राम। हाँ जी, हमें भी बड़ी खुशी है जी आपको बुलाने की, आपको दावत देने की। ये फरमाइएगा कि अब तो देखिए ना, एक तरफ तो वो जो बातें थी वो हवा हो रही हैं,
कि कोरोना यहाँ नहीं आएगा, आ गया तो फौरन चला जाएगा। अब लोग इस बात पे परेशान हैं, इस बात पे कंसर्न है कि ये आ गया तो जाएगा कब, क्योंकि स्प्रेड जिस हिसाब से हो रहा है। और अब आपको पता है कि रोज़े आ रहे हैं, लोगों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकलेगी। अभी तक तो यही हुआ, हम अब से पहले तक ना लास्ट रमज़ान में भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि कितना ट्रैफिक जैम होता है, यानी लोग निकलते ही हैं बाहर। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो जो समाजी फासले की बात है उसको ठीक से देखा ही ना जा सकेगा, मामला संजीदा से संजीदा होता चला जाएगा। ऐसे ही है, सही खदशात हैं ये? जी बिल्कुल, आप अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सही बात कर रही हैं। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर हम इसको और बढ़ा सकते थे तो ज़्यादा अच्छा होता, मगर ये बात भी समझ में आती है कि इतने सारे इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज कोलैटरल डैमेज जो है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ हो रहा था। अगर कोई तरीका था इसको और लंबा खींचने का तो हमें ज़रूर खींचना चाहिए इसको ना। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उसका दूसरा ये नहीं है कि सबको एकदम से बाहर निकलना चाहिए। और जिस तरह से पिछले रमज़ान मुबारक में हमने बाहर निकलते हैं, लोग सब मिलते हैं, जुलते हैं, तरावियों पे जाते हैं, ये मेरे हिसाब से इन सारी एक्टिविटीज़ को कम अज़ कम कर देनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़े बड़े लाइनों में खड़े होकर जलेबियाँ खरीदें और इस तरह की चीज़ें करें। मोर इम्पोर्टेंट के घरों में ये सारे काम करें और घर में ही माशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ें और घर में ही ज़्यादा रहें, ताकि जितना बाहर आप जाएंगे, जितने सोशल डिस्टेंसिंग कम होगी, उतना ये वबा फैलेगा। ये बात डेफिनेट है। और लोग बीमार पे बीमार होते चले जा रहे हैं। हम देख रहे हैं अस्पतालों में पेशेंट्स जो हैं वो मोर एंड मोर ज़्यादा संजीदगी से बीमार हो रहे हैं और इनका ना ख्याल करना बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम होता चला जा रहा है। ये थोड़ा सा ना ये हमारे देखने वालों को समझाइएगा, जब वो मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के बाहर जाते हैं, सैनिटाइजर जेब में रख के बाहर जाते हैं, बार बार इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, ग्लव्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि बस अब हम सेफ हो गए, अब हमें फासला रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतना आसान हो जाता है? नहीं, देखिए इवन जो मैक्सिमल पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पहनते हैं, फॉर एग्जांपल जो हम लोग डॉक्टर हजरात पहनते हैं, मास्क और ग्लव्स और सारी जो हुड वगैरह सब कुछ, उसमें भी 3-4% के करीब रिपोर्टेड है कि ये ट्रांसमिशन हो जाता है। ट्रांसमिशन कभी ख़त्म नहीं होता है, ट्रांसमिशन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। इस तरह से मास्क पहनने से रिस्क कम हो जाता है। डिस्टेंस 6 फीट करने से कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता। खासतौर से वो लोग जो समझते हैं कि ग्लव पहन के उसके ऊपर सैनिटाइजर लगा लेंगे, सैनिटाइजर ग्लव को एकदम से साफ नहीं कर देता है। तो इसलिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को मालूम हो और ये जो ना फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो। राइट, तो रिस्क ही तो कम करना है, रिस्क ही तो कम करना है डॉक्टर साहब हमने। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ट्रेनिंग से मुतालिक भी आपसे बात करनी थी। ज़रा आप लोग ट्रेनिंग देने लगे हैं डॉक्टर्स को, बट इससे पहले कि इस पर कमेंट आप करें, मुझे ये बताएं, चाइना से डॉक्टर्स आए थे पाकिस्तान, कुछ इल्म है आपके कि उन्होंने क्या ट्रेनिंग दी है पाकिस्तान के डॉक्टर्स को? एक्सचेंज ऑफ ट्रेनिंग क्या हुई है? जी देखें, मुझे उसका पता नहीं एग्जैक्टली कि उन्होंने दूसरे डॉक्टरों को खास क्या ट्रेनिंग दी हुई है, मगर मुझे ये पता है कि एक डेलीगेशन चाइना से आया था और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल डेलीगेशन था। उन्होंने जो सीनियर डॉक्टर्स की जो टीम्स हैं सारी, उनको अपनी एक्सपीरियंसेस के बारे में बताई थी। वो कम से कम सिंध में चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिले थे और उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस वगैरह भी दी थी। बहुत अच्छा हुआ था कि वो आए थे, उन्होंने एडवाइस दिया था। और ऑब्वियसली हमें एक दूसरे से, चीन से, दूसरे ममालिक से हमें इस वक्त सीखना लाजमी है कि उन्होंने किस तरह से इसको कंटेन किया। बिल्कुल ज़ाहिर है, ये सीखने का अमल है, रुकता नहीं है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस मुल्क ने उस पर काबू पाया है हम उससे सीखें। आप मुझे ये बताइएगा, आगा खान की फैकल्टी भी ट्रेनिंग देने जा रही है सिंध के डॉक्टर्स को, उसका क्या तरीक़ेकार मुरतब किया गया है? कितने डॉक्टर्स और किस तरह से उनको ट्रेनिंग होगी? और क्या इंटीरियर सिंध को स्पेशली केटर किया जा रहा है, रूरल एरियाज को केटर किया जा रहा है? जी, हमें बड़ी खुशी है कि बहुत फेडरल लेवल पे भी हमें आगा खान को रिक्वेस्ट की गई है कि हम ट्रेनिंग वगैरह करें। और एक्चुअली हमने कहा था हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखें, इंटेंसिव केयर की जो ट्रीटमेंट है आप लोगों की बहुत अच्छी है और प्लीज़ हमें इसके ऊपर ट्रेनिंग करें। माशाल्लाह आगा खान में जो मरीज़ आए हैं, जो काफ़ी बीमार हुए थे, जो वेंटिलेटर पे गए थे, वो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी उनमें से मरीज़ वेंटिलेटर से उतर चुके हैं। आई नो आपने सुना होगा कि 9 में से 10 लोग जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं वो उनका अमवात हो जाता है, मगर हमारे माशाल्लाह ऐसे स्टेटिस्टिक्स नहीं है हमारे। ठीक है, लास्टली डॉक्टर साहब, लास्टली में वक्त कम है, जो पेशेंट्स आप देख रहे हैं उससे मुतालिक ये बता सकते हैं कि जो ट्रेंड चलता आ रहा था, पेशेंट्स जिस तरह रिपोर्ट हो रहे थे, जो इंटेंसिटी थी, जो उनकी कंडीशन थी, अभी भी सिचुएशन वैसी ही है, कुछ अनयूजुअल हुआ है?
जी बिल्कुल सिचुएशन वैसी है। और मैं जल्दी से बता दूं कि हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाया है। आज हम सेमिनार शुरू कर रहे हैं गवर्नमेंट के डॉक्टरों के लिए। 2500 डॉक्टर्स को हम सेमिनार के थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है हमें एक टेली आईसीयू कंसल्ट मॉडल बनाया है हमने, जिससे जो आईसीयू के जो डॉक्टर्स हैं अंदरूनी सिंध में वो हमें एक हॉटलाइन पे फोन कर सकते हैं। ग्रेट, बड़ा अच्छा मैकेनिज्म आपने डिवाइस कर लिया। सॉरी डॉक्टर साहब, वक्त कम था, लेकिन बारे भी आगे चलकर बात करेंगे। शुक्रिया आपके वक्त के साथ मौजूद थे आप डीन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर आदिल हैदर साहब। और अभी एक ब्रेक हमने ले जल्दी से ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस के बाद दोबारा आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करेंगे अमेरिका की। हार्डेस्ट हिट है इस वक्त कोरोना से अमवात वहां पर बढ़ती जा रही हैं, वेंटिलेटर्स वहां पर कम पड़ गए। इनफैक्ट अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि जब तक आप सरवाइव कर सकते हैं आप घरों में रहें, अनलेस आपको वेंटिलेटर रिक्वायर्ड हो, आपकी हालत क्रिटिकल हो जाए, तब आप हॉस्पिटल हैं, अदरवाइज स्टे एट होम, बिकॉज हॉस्पिटल्स में जगह मौजूद नहीं है। और वहां पर जो अस्पताल अमला है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, ये सब कुछ बहुत बड़े चैलेंज से गुजर रहे हैं। शोबा सेहत से जो लोग वाबस्ता हैं उनको अपना काम करने में बड़े चैलेंजेस का सामना है। तो कोरोना से इस लड़ाई में वो पूरी तरह से तैयार हैं या नहीं है, असलहे से लैस हैं या नहीं है, या बिना ज़रा बख्तर के ही जैसे फ़ौजी को मैदान जंग में जाना पड़े वैसी सिचुएशन है। हम ज़रा इसके ऊपर ही आज बात करने की कोशिश करेंगे। कैसे स्प्रेड हुआ अमेरिका में और कैसे अवेयरनेस का पैगाम लोगों तक पहुँचा या फिर पहुँचाना है, इस सभी के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर मरियम बाकर हमारा साथ देंगी अब इस सब में। वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका और समा टीवी का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि ये सारी की सारी सिचुएशन जो है ना वो ख़राब होती चली गई। अमेरिका में एक के बाद एक केसेस बढ़ते चले गए, तो पहले मोहतात नहीं थे। एक तो इसकी ये भी बड़ी वजह है कि वहाँ पर उन्होंने उसको चाइना वायरस का नाम दे दिया, कोरोना को जो है ना वो कोई साजिश समझा। शायद ये भी थोड़ा सा एक रीज़न था। पहले इसके ऊपर आप हमें जवाब दे दीजिए, फिर हम दीगर सवाल भी करेंगे। नहीं, साजिश का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन होता सिर्फ ये है कि जब आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये वायरस क्या कर सकता है, जब आपने कुछ देखा नहीं है, आपके सामने कुछ हुआ नहीं है, तो आपको लगता है कि ये तो एक फ्लू ही है। फ्लू जो है जो हर सर्दी में आता है। तो शुरू में काफ़ी हफ्तों तक इस वायरस को फ्लू के तौर पे माना जाता था, क्योंकि हमारे सामने हमने कुछ ऐसा देखा ही नहीं था। इटली में चीज़ें हो रही थी, लेकिन चूँकि आई थिंक इंसान की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि आपकी आंखों के सामने जब तक कुछ नहीं हो रहा होता, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये किस शिद्दत से इस वायरस की सूजन जो है आपके फेफड़ों तक पहुंच सकती है और किस शिद्दत तक जो है हम जा पाएंगे, ये हम में से किसी को पता नहीं था। और बस आई थिंक उसी वजह से जो है हम जो है एंटिसिपेट नहीं कर सके, और जब तक हमें अंदाज़ा हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी। ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए आपकी इस गुफ्तगू से। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, कहते हैं कि कोरोना वरोना कुछ है नहीं है, कुछ होगा नहीं। तो प्लीज़ आपका जो मैसेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे ये प्लीज़ बताइएगा, इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका में, वैसे तो पूरी दुनिया में, बट बिकॉज आप अमेरिका से इस वक्त जो हमें ज्वाइन आपने किया है, तो मैं अमेरिका के हेल्थ वर्कर्स की बात कर लेता हूँ। द ड्यूटीज़ आर टफ, रूटीन बहुत टफ है। इवन ये जो फुटेज हम इस वक्त देख रहे हैं, कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, मास्क के निशान पड़ गए। दैट मीन्स के उन्होंने इतने लंबे अर्से तक वो मास्क पहने रखा। और कुछ नर्सेज की हमने अमेरिका ही से कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें वो बाकायदा रो रही हैं और वो कह रही हैं कि आराम छोड़ दीजिए, घर वालों को देखना छोड़ दीजिए, हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए सामान नहीं है और हम मरीजों को बिलकता हुआ तड़पता हुआ नहीं देख सकते। कुछ हमें ना अब इस चैलेंज के बारे में बताइएगा। तो चैलेंज तो देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि मेरा जो है ताल्लुक वो इंटरनल मेडिसिन से है। इंटरनल मेडिसिन और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ और आईसीयू, ये 3 मेडिसिन की ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो प्रेडोमिनेंटली जो कोविड को ट्रीट करती हैं। तो शुरू में जब हमारे पास केसेस आने लगे तो हम ही लोग उनको देख रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने ये देखना शुरू किया कि केसेस जो हैं वो बेतहाशा बढ़ने लगे, हमारे काबू से बाहर आने लगे। इतना कि हमारे हॉस्पिटल में फिर लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि अब जो है चूँकि हमारे पास डॉक्टर्स कम पड़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल के जितने भी सर्जन्स हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों को आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए प्लीज़।
हम कोशिश करेंगे दोबारा से रब्ता करते हैं इनसे। लाइन ड्रॉप हो गई है, जिस तरह वो हमसे गुफ्तगू करें किरण, मैं चाह रहा हूँ अगर दोबारा मैं वो ज्वाइन करें, आगे चलकर ज़रूर उनसे पूछें कि अमेरिका वेयर इज़ अ सुपर पावर, जब फैसिलिटीज़ की बात आती है तो अमेरिका आगे होता है। रब्ता बहाल हो गया है। मरियम साहिबा प्लीज़ आप बात भी कंटिन्यू कीजिएगा। मैं आपकी तरफ आने से पहले नाज़रीन को एक बार फिर बता दूं कि जब हम बात करें अमेरिका भी आगे चल के किरण डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस ज़रूर करेंगे कि जब अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका के पास फैसिलिटीज़ हैं तो वाई अमेरिका इज़ फेलिंग। इट्स नॉट जस्ट अमेरिका, इट्स अबाउट अस। हम पूरी दुनिया इस वक्त फेल हो सकते हैं कैसे अगर हम इसको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स हमारे सामने। रब्ता बहाल हो गया। मरियम साहब प्लीज़ बात भी कंटिन्यू कीजिएगा और थोड़ा सा मुझे ये भी प्लीज़ बताइएगा कि अमेरिका में जो तरीका इलाज है, क्योंकि ज़ाहिर है हम उस पर भी बात करना चाह रहे थे आपसे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो, प्लाज्मा थेरेपी हो, एंटीबॉडीज से इलाज हो, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो, क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो इस वक्त किए जा रहे हैं? पहले तो मैं अपनी बात में मुकम्मल कर लूँ कि केसेस जो हैं फिर बेतहाशा बढ़ने लगे और उस वक्त आई डोंट नो व्हाट द रीज़न वाज, लेकिन मुल्क में डॉक्टर्स और नर्सेज और हेल्थ केयर स्टाफ के लिए इनफ मास्क नहीं थे, इनफ गाउन्स नहीं थे, इनफ ग्लव्स नहीं थे, चीज़ों की कमी पड़ रही थी। लेकिन इतना मैंने देखा है कि कम से कम एटलीस्ट मेरे हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम कर रही थी कि जब शोर मचाया गया, जब आवाज़ें उठाई गई, तो उसके बाद ना सिर्फ ये बार डिस्कनेक्ट होगा। आपकी आवाज़ आ रही है? कोई बात नहीं, फिर से गई। अच्छा देखें, अभी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि जब चाइना में सब कुछ हो रहा था तो देखा नहीं, जब इटली में सब कुछ हो रहा था तो ध्यान नहीं गया, और जब अमेरिका में चीज़ें वर्स्ट होने लगी, ख़राब होने लगी, मुर्दा खानों की तादाद बढ़ानी पड़ गई, इतनी डेड बॉडीज़ हैं इसी सब की वजह से, तो फिर अब सीरियस ले रहे हैं तो अब रिजल्ट्स आने में देर लगेगी। तो जो दवाओं से मुताल्लिक़, इलाज से मुताल्लिक़ शुएब पूछ रहे थे, और ये जो सिनेरियो है सारे का सारा, डॉक्टर मरियम आप इसके ऊपर बात कर रही थी। हाँ, तो दवाओं का ये है कि इस वक्त देखें दवाइयाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसमें से कोई भी एक ऐसी दवा, ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ना कोई और दवा, ना कोई वैक्सीन, ना कोई एंटीबॉडीज़, इनमें से ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ इस वक्त नहीं है जो कि आप ट्रूली FDA अप्रूव कह सकें और आप कह सकें कि हाँ ये काम करती है। ये कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कुछ लोगों में शायद काम कर रही हो, लेकिन अगर वाकई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक मैजिक दवा होती तो इस वक्त हमारे सारे मरीज जो ICU में हैं वो चल के बाहर जा रहे होते। उन सबको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मिली है। ये बात फिर लाइन ड्रॉप हो गई है। देयर आर सो मेनी इश्यूज टुडे, बट लेट्स सी अगर हम इसे फिक्स कर पाएँ तो हम उनसे इसी पर बात करेंगे, बिकॉज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से मुताल्लिक़ तो उन्होंने कमेंट किया, बट हम चाह रहे थे कि जब हम बात करें कि अमेरिका में मैसिव टेस्टिंग हो रही है, तो अमेरिका में मैसिव टेस्टिंग आखिर किस तरीके से हो रही है, यानी सिर्फ PCR मशीन के तहत टेस्ट हो रहे हैं या कि IgG टेस्ट भी हो रहे हैं? राबता बहाल हो गया है। मरियम साहिबा मैं चाहता हूँ टेस्टिंग पर एक कमेंट कर दीजिएगा। अमेरिका इज डूइंग मैसिव टेस्टिंग, हाउ ओनली PCR या IgG टेस्टिंग भी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है? लेकिन शुरू में हम ये कर रहे हैं कि जब हमारे पास मरीज आ रहे हैं हम उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ज़रूर दे रहे हैं, इवन दो इसकी अभी भी कोई ऐसी तहकीक नहीं आई है जिसके लिए मैं कह सकूं कि हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो एक मैजिक दवा है। लेकिन चूंकि ये ऐसी दवा है जो कि हमें लगता है कि शायद कुछ लोगों पे काम करे, क्योंकि हमें इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ हद तक पता है और हमें कुछ हद तक अंदाज़ा है कि शायद ये काम करे, तो हम अपने हर मरीज़ों को ये दवा दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है मैं देख रही हूँ वो ये है कि पिछले 4 से 6 हफ्ते में ये ज़रूर है कि हमने कई लोगों को घर पे डिस्चार्ज किया है और तकरीबन मेरे हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल हमने 400 के करीब लोगों को घर भेजा है। लेकिन जिस किस्म का पिछले 4 से 6 हफ्ते में मैंने जिस किस्म की शिद्दत के मनाजिर देखे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ और मैं अपनी नींद से नहीं जागी हूँ। चूँकि न्यूयॉर्क में हम लोगों ने इन जनरल सब ने मिलके हम सब इसमें शामिल हैं, हमने इस वायरस को सीरियसली नहीं लिया, हम नहीं तसव्वुर कर पा रहे थे कि ये क्या कर सकेगा, तो हमने जो ज़रूरी इक़दाम थे वो टाइम पे नहीं इम्प्लीमेंट किए, जिसकी वजह से ये हुआ कि बहुत देर हो गई और उसके लिए और उसका जो मंज़र है वो हमारे सामने था कि 4 से 6 हफ्ते में हमने कोई बेतहाशा लाशें अपनी आंखों के सामने देखी हैं। मैंने खुद अपनी आंखों के सामने ऐसे लोगों को मरते हुए देखा है जो मेरी अपनी उम्र के थे। तो ये तो हम कहते हैं कि हाँ ज़रूर के बुज़ुर्ग लोग हैं और जिनकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं
उनका रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वायरस जो है वो मुझ जैसी उम्र के लोगों के लिए ख़तरनाक साबित नहीं हो सकता। ICU में मेरी उम्र के लोग मौजूद हैं। मैंने अपनी आंखों के सामने ये देखा है कि रातों रात हमारे हॉस्पिटल में जो मुर्दा खाना था उधर लाशें रखने की जगह नहीं थी, और रातों रात जो है वो हमारे हॉस्पिटल ने और न्यूयॉर्क के कई और हॉस्पिटल्स ने फ्रीज़र के लाशें फ्रीज करने के ट्रक खरीदे, क्योंकि उनको लाश रखने की हमारे पास जगह नहीं थी। आप तसव्वुर करें कि हम सुबह 6:30 बजे अगर अपनी शिफ्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला मंजर जो दरवाजे के बाहर हम देख रहे हैं अस्पताल के, वो ये है कि एक फ्रीज़र का ट्रक खड़ा हुआ है और हम इस सिनेरियो में जाके काम कर रहे हैं। तो मतलब बहुत मुश्किल था। और जैसे मैंने बताया कि बेचारे मरीज़ों को तड़पता हुआ देखना, और सबसे बड़ी जो चीज़ जो मेरे लिए पर्सनली जो बहुत ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस का ज़रिया थी, वो ये था कि इन्फेक्शन कंट्रोल की पॉलिसी की वजह से मरीज़ों के फैमिली मेम्बर्स को हस्पताल में आने की इजाज़त नहीं मिली। ज़ाहिर है हमारा दिल टूटा इस पॉलिसी की वजह से, लेकिन ये पॉलिसी ज़रूरी थी क्योंकि हम घर वालों को नहीं आने की इजाज़त दे सकते थे। तो उसके बाद जो हमने देखा वो ये देखा कि ये जो लोग बेचारे मर रहे हैं, जिनके लिए हम बिल्कुल हेल्पलेस पड़े हुए हैं, अपनी ताकत में जो कुछ था हमने करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे लोग थे जिनको हम नहीं बचा सके। वो हमारी आंखों के सामने मरे और वो अपने प्यारों के बगैर मरे। उनके इर्द गिर्द कोई उनका ख़ानदान वाला, कोई उनका फ़र्द, कोई उनका दोस्त नहीं था जो उनको एक आखिरी दफ़ा चूम सके या एक आखिरी दफ़ा उनको गले लगा सके। मैंने ऐसे लोगों की मौत अपने सामने विटनेस की है, जिसको मैं वीडियो कॉल पे फैमिली को दिखा रही हूँ। तो बहुत पेनफुल है, ये बहुत पेनफुल है ज़ारा, ये सुनना इतना पेनफुल है। तो आपने तो इसको एक्सपीरियंस किया, आपने तो इसको देखा है, और इसीलिए हम दोबारा से जी बिल्कुल, और इसको डिस्क्राइब करने का मेरा मकसद ये है कि मैं चाह रही हूँ कि जो गलती न्यूयॉर्क में हुई है वो कहीं और ना हो, वो कहीं और ना हो, नॉट जस्ट पाकिस्तान, वो कहीं पर भी ना हो। हम इसको सीरियस लें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, और एग्जैक्टली हम इस चीज़ से सबक सीख लें कि जहाँ पर ज़रा सी गलती हुई, ज़रा सी कोताही हुई, वहाँ पर फिर क्या सिचुएशन हुई। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ज़रा आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, आप लोग काम करें, दिन रात काम करें, लॉन्ग शिफ्ट्स में काम करें, और आप लोग इसे एक्सप्लेन करें। सॉरी मरीम साहब, वक्त क्योंकि कम था, आप साथ मौजूद थी, बहुत हमारे साथ आपने इस मौजू पर गुफ्तगू की। प्लीज़ अंडरस्टैंड द सिविरिटी ऑफ द सिचुएशन, स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जा रहा है अभी तक कोरोना का। पाकिस्तान में मजाक उड़ाया जाता है बहुत से ऐसी बातों का, बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स का, बहुत से ऐसे ग्राफ का। एग्जैक्टली, बिल्कुल लाइट ना लें। और ज़ाहिर है ये लाइट इसलिए ना लें क्योंकि खुदा न खास्ता आप या आपका कोई प्यारा इससे मुतासिर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या सीखेंगे, पहले क्यों नहीं सीख सकते हम। खैर हम वापस पाकिस्तान की बात ही कर लें, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी सब के ऊपर फाइट करने के लिए टाइगर फोर्स बनाई जाए, ये ऐलान वज़ीर आज़म की तरफ से किया गया। अब ये बाकी सूबों में टाइगर फोर्स काम करेगी तो कैसे, ये तो सवाल है ही, लेकिन सिंध में ये काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसे आसार बन रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी से इसी सिलसिले में वजाहत मांगी गई है, टाइगर फोर्स शामिल करने का नोटिफिकेशन वापस लेने की हिदायत की गई है। तो सिंध में क्या हो रहा है, टाइगर फोर्स कैसे काम करेगी, और फिर कुछ इसके मैकेनिज्म पर भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि सिंध का ये कहना है कि भाई जब आपको हेल्प घर बैठे बैठे पहुंचानी चाहिए तो फिर ये फोर्स क्यों बनाई गई है, ये काम तो मैसेज के थ्रू होना चाहिए, ये तरसील तो बाकी मैकेनिज्म मौजूद है उसके थ्रू हो जाना चाहिए। तो उनका ये आर्ग्यूमेंट और ये सारी की सारी सिचुएशन वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी उस्मान डार हमको ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का मुझे। आप मुझे सवाल करने का मौका देंगे या जवाब रेडी है? पता है सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि भाई राशन की तकसीम का काम तो बहुत पहले से जारी है, मैकेनिज्म बना हुआ है, तो फिर उसको मोर इफेक्टिव करें, ना कि फिर एक नए सिरे से फोर्स बना दें। टाइगर फोर्स की ज़रूरत ही क्या है, इससे पहले भी काम तो हो रहा था। अब आप हमें समझाइए कि टाइगर फोर्स कितनी अहम, और फिर इसका सारे सूबों में मैकेनिज्म क्या होगा। आप थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करें ना, टाइगर फोर्स ज़रूरी है। देखिए, कल पूरी कौम ने देखा, और मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है टाइगर फोर्स को लेके और कौमी यकजहती को लेके तकसीम का शिकार है। वो इसलिए कि इनके एक वजीर नासिर शाह साहब कौमी यकजहती की बात करते हैं, जिसको हमने सहराया भी और हमने क्या कहते हैं वेलकम भी किया, और दूसरी तरफ इनके वजीर इम्तियाज शेख साहब हैं, जिनके गैर जिम्मेदाराना बयान से कल कौमी यकजहती को नुकसान। हम क्या करें, फैसल वाडा साहब आपके पास हैं, करेंगे।
तो मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि 10 लाख नौजवानों पर मुश्तमिल ये जो टाइगर फोर्स है, ये किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर एक कौमी जज्बे के साथ पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए पाकिस्तान के ये बहादुर नौजवान आगे आए हैं। तकरीबन 1.5 लाख नौजवान सिंध भर से रजिस्टर हुए हैं। अब आपने सवाल उठाया है ये टाइगर फोर्स काम कैसे करेगी। मैं आपसे ही पूछता हूँ, सिंध से जो हजारों मेडिकल वर्कर, हेल्थ वर्कर टाइगर फोर्स का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर्स भी हैं, MBBS भी किया है लोगों ने, MPhil भी है, बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो जो हेल्थ वर्कर काम करना चाहते हैं कोरोना क्राइसिस में, सिंध के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो उसको क्यों सियासत की नजर किया जा रहा है? नहीं। दूसरी तरफ ऑन रिकॉर्ड है, जी जी आप सुने ना प्लीज। जी जी मैं सुन रही हूँ। ऑन रिकॉर्ड है, सिंध हुकूमत तस्लीम कर चुकी है कि वो घरों में राशन पहुंचाने में नाकाम रही है और उनके पास वो वसाइल नहीं है कि वो लोगों उस्मान साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये बात तो वज़ीर आज़म साहब भी कर चुके हैं कि पॉसिबल नहीं है, घर का राशन पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए साल टाइगर फोर्स की एक एडिशनल सपोर्ट। सर, तो थोड़ा सा अगर आप मुझे पॉइंटर्स में एक्सप्लेन ये कर पाए उस्मान साहब के सियासत से बालातर होकर टाइगर फोर्स काम कैसे करेगी, बल्दियाती नुमाइंदों को कैसे साथ वो रखेंगे, MNAs MPs को कैसे साथ रखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे साथ रखेंगे गिवन सर्कमस्टेंसेस में कि जब यहाँ पर एक जुमला सिर्फ इसको भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये आम हालात नहीं है, बहुत सारे लोग डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और किस तरह से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए नहीं जानते, तो ये बिल्कुल नई सी बातें हैं, ये कैसे हो पाएगा? ये दोनों चीजों पे मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। सियासत से क्यों बालातर है, अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हो तो इसमें तमाम सियासी जमातों के जो इलेक्टेड MNAs हैं, अवामी सर पढ़ा तभी तो सवाल कर रहा हूँ, एग्जैक्टली ये उसका हिस्सा है। सिंध भर से जो MNA हैं, पीपल्स पार्टी के MP हैं, जीते हुए अवाम के नुमाइंदे हैं, PMLN के, तमाम सियासी जमातों, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। जी यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स होगा। जी देखिए, पहले तो जहां तक फंड्स की बात है मैं उस पर तो बाद में आता हूं, लेकिन देखें जो इसका मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म बनाया गया है, तमाम सियासी जमातों की इसकी ओनरशिप दी गई है, कोई सियासत नहीं है इसमें, ये किसी एक जमात की टाइगर फोर्स नहीं है। अगर आप काश कौम को नोटिफिकेशन दिखा सके। और उसके अलावा वजीर आजम इमरान खान साहब ने सूबों को टाइगर फोर्स की जिम्मेदारियां दे दी हैं। अब सिंध के अंदर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, सिंध हुकूमत को अख्तियार दिया गया है कि वो डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर इसकी जो कमेटी है तश्कील दे। पूरा अख्तियार जो है वो सिंध हुकूमत के पास है, फिर भी इनको शक है कि कहीं खुर्द ना हो जाए, तो ये फिर तो सियासत नहीं है, क्या है? अच्छा, मैं समझता हूँ कि नासिर शाह साहब ने जो बात की है, इन्हीं के सूबाई वजीर हैं, उनकी बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि वो टाइगर फोर्स के साथ मिलकर सिंध के लोगों की खिदमत करने की बात कर रहे हैं, कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं। दूसरे वजीर जो मैं बता रहा हूँ वो इस तरफ जा रहे हैं, फैसला सिंध हुकूमत ने करना है। मैं समझता हूँ कि हमें सलाम पेश करना चाहिए ये जो 10 लाख नौजवान, दूसरी तरफ कोरोना क्राइसिस में पूरी दुनिया खौफ में मुब्तला और हमारे नौजवान आगे बढ़ के अपने अपने इलाकों की, अजला की, शहरों की, यूनियन काउंसिल की सतह पे गली मोहल्लों में खिदमत करना चाह रहे हैं। और जो आप मैकेनिज्म की बात कर रहे थे, देखिए मैकेनिज्म इसका ये है, जब डिप्टी कमिश्नर इसकी यूनियन काउंसिल की सतह पे कमेटी तश्कील दे देंगे, जो नौजवान जिस तरफ जाना चाहेगा, अगर वो हेल्थ केयर में काम करने जा रहे हैं तो उनको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी देनी होगी, मास्क भी देने होंगे। अगर वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा है, बकायदा एक की बुक बनाई गई है, कितने डिस्टेंस से उन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है और लोगों से उन्होंने क्या क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह एहसास में 8-1-7-1 वो बेरोजगार मजदूर, वो दिहाड़ीदार तबका, वो रिक्शे वाला, छाबड़ी वाला जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है, अच्छा, जो इसको मोबाइल फोन इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसके पास बैलेंस नहीं है, ये टाइगर फोर्स उनकी निशानदेही करके उसको एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बनाएगी। ये बड़ी अच्छी बात है उस्मान साहब, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं, कॉज को बड़ा अच्छा कॉज है, इसमें कोई शक नहीं है, जाहिर है सियासत तो होती है, लेकिन मुझे ये बता सकते हैं आप कि जो आप खुद भी बता रहे हैं कि कुछ होंगे जो कि हेल्थ वर्कर्स के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे, कुछ होंगे जो कि एहसास प्रोग्राम से मुतालिक फैसिलिटेट करेंगे, कुछ जो राशन तकसीम करेंगे, कितने राशन तकसीम कितने करेंगे, हेल्थ वर्कर्स कितने होंगे, नंबर्स? देखिए, ये अभी तक जो जहां तक हेल्थ वर्कर्स की बात है, हमारे पास जो रजिस्टर्ड हेल्थ वर्कर आए हैं वो उनकी तादाद तो 17,000 से ज्यादा है। कुछ को जो जैसे मैंने आपको कहा है कि 3 लाख इसमें स्टूडेंट्स हैं, कम 80,000 के करीब मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, MPhil हैं, डॉक्टरेट हैं, BS
जो जिन्होंने किया है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब है। बड़ा माशाल्लाह लिखा था। ये बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा डिजास्टर मैनेजमेंट तो एक अलग से सब्जेक्ट है। देखें हम ये तो हमको तो इस वक्त इसी की जरूरत है ना, इसकी तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। देखें इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर किसी को हमने किसी फील्ड की तरफ लेके जाना है, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑटोमेशन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी ऑनलाइन लेके जाना होगा। और दूसरी जहाँ तक बात है फंड्स की बात की जा रही है, कोई तनख्वाही नहीं इनको देने जा रहे हैं, कोई सियासी तौर पे इनको नवाजने नहीं जा रहे हैं। ये लोग सेल्फलेस होकर एक जज्बे के साथ आगे आए हैं, बगैर किसी लालच के आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो टास्क सौंपा है हमें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हर सूबे में ये लोग मुतहरक हों। और देखें वुहान में यही हुआ एग्जैक्टली सर, यही हुआ है कि वहाँ पे जरा घर घर खाना पहुंचाया गया। उस्मान साहब वक्त कम है, लास्टली ये बता दें कि इस सारे मैकेनिज्म से मुताल्लिक एनसीसी में डिस्कशन होती है, सियासी जमातें अपना इनपुट देती हैं। देखें ये एनसीओसी की मीटिंग में ही सारा मैं लेके गया था, वहाँ तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे, उन्होंने इसे ऑन किया और उसके बाद फैसला किया गया कि ये सारा डाटा जो है सूबों के साथ शेयर किया जाए। और आज इंशाल्लाह ताला बकायदा जो हमारा सिटीजन पोर्टल है उसके 8000 सरकारी महकमों में जो और ये सारी की सारी इंशाल्लाह ताला हम कर देंगे। और ये जितनी भी आप लोगों की इसमें कामयाबी होगी, जो इस सब के तहत टाइगर फोर्स के तहत फैसले होंगे, वजीर आजम ना इसके बारे में पूछते भी रहेंगे वक्तन फवक्तन, तो आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। ऐसे ही है जी देखें मैं समझता हूँ कि देखें पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस फैसले की कामयाबी ये है कि आज आपके पास 10 लाख नौजवानों पर मुश्तमिल एक एडिशनल सपोर्ट मौजूद है पाकिस्तान में, जो हमारे अजीम पाक फौज के साथ मिलकर काम कर सकती है, NDMA के साथ मिलकर काम कर सकती है, डॉक्टर नर्सिस के साथ मिलकर काम कर सकती है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और देखें पूरी दुनिया में जब कम्युनिटी क्राइसिस आता है तो कम्युनिटी ही साथ आके बढ़ के काम करती है। तो यही पाकिस्तान की माशाल्लाह नौजवान है जो काम करेंगे। बरतानिया में देखें बोरिस जॉनसन ने 2.5 लाख वॉलंटियर्स मांग रहे हैं, वहाँ इतना जबरदस्त लोकल बॉडी सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन है, उसको और रिच करने की जरूरत है और इसीलिए ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान डार साहब साथ मौजूद थे, आप टाइगर फालिक बात कर रहे थे कि इस तरीके से काम किया जाएगा, सियासत से बालातर होकर काम किया जाएगा, क्योंकि एक पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए काम करेगा। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तानी मईशत की। मईशत बेहतर है या मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है, या कि सितारे गर्दिश में ही हैं? क्योंकि खबर यह आई कि मईशत में कुछ बेहतरी आई है। अब इसकी वजह क्या है? आलमी मालियाती इदारों की हंगामी माली मुआवनत और इसके साथ साथ स्टेट बैंक की शरह सूद में मजीद 2% कमी का ताज़ा फैसला ने जो लास्ट वीक ये फैसला आया था उसकी ये इम्प्लीकेशन है, क्योंकि यही वजह है कि रुपए की कदर में नुमाया इजाफा हुआ है। अच्छा, डॉलर की कीमत में कमी हुई, ये भी देखने को मिला। गुज़िश्ता हफ्ते देखा गया था कि 100 इंडेक्स में 5% इजाफे के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोकी गई थी। मार्केट की सरमायाकारी की मजमूई मालियत 2 खरब 29 अरब से ज्यादा होकर 62 खरब 5 अरब 19 करोड़ 36 लाख रुपए तक पहुंची। अच्छा वक्त आ रहा है, वाकई आ रहा है। क्या क्या इसके बारे में हम आपको बता सकते हैं, आज हम इसी सब के ऊपर सवाल करेंगे। MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक एच खान हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। फारूक साहब ये फरमाइएगा कि ये जो सारे के सारे इशारे हैं ना, ये माली मुआवनत का आ जाना, शरह सूद का कम हो जाना, या फिर कुछ स्टेप्स ऐसे कि जो कोरोना से पहले से हम फॉलो करते जा रहे थे, बेहतरी का सारा क्रेडिट या ज्यादा क्रेडिट, पहले ये समझा दीजिए हमें किसको देना चाहिए? देखिए जी, ये बहुत पेचीदा सवाल आपने पूछा है, मगर आई थिंक सिंपली जो जब से ये नई गवर्नमेंट आई थी और उसके साथ साथ जो IMF प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, तो बहुत एफर्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस के जो कि फॉर डेकेड्स हमारी इकोनॉमी को और मुल्क को इम्पैक्ट करते गए हैं, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका था। और कोरोना वायरस से पहले भी आपने देखा था रुपया स्टेबल हो गया था, जो हमारा टैक्स टू GDP रेशो, टैक्स रेट्स वगैरह बढ़ रहे थे, जितने लोग थे जो टैक्स पे कर रहे थे, तो चीज़ें सही डायरेक्शन में चलनी शुरू हो चुकी थी। ये जो कोरोना वायरस का इशू आया, ये एक ज़ाहिर बहुत ही बिल्कुल ब्लैक स्वान इवेंट था और कोई भी मुल्क दुनिया में इससे डील करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके बाद से जो स्टेप्स लिए गए हैं, इंटरेस्ट रेट्स का आपने बात की, जो इंटरनेशनल मल्टीलैटरल्स के साथ डिस्कशंस हुई हैं, IMF ने 1.4 बिलियन एक्स्ट्रा कमिट किए हैं, बाकी मल्टीलैटरल्स भी कर रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इंटरनेशनली लीड ली कि G20 को लॉबी करें कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट रिलीफ और जाहिर है उसका रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा तो आया जो डेट पेमेंट्स थी। फारूक साहब ये फरमाइएगा कि जो जुम्मे को हमने देखा कि रुपए की कदर में इजाफा, नॉर्मली तो यही होता है कि जब जो रेट है इंटरेस्ट रेट नीचे जाए तो रुपए की कदर जो है वो कम हो जाती है, लेकिन यहाँ तो रुपए की कदर बढ़ी है, ये समझ नहीं आई बात। देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो इंटरेस्ट रेट हमेशा रिलेटिव होते हैं, तो जब बाकी दुनिया में भी रेट्स नीचे जाएं और हमारे रेट्स भी नीचे जाएं तो रिलेटिव डिफरेंस जो है वो बराबर रहता है। और इसी तरह हुआ, आपने देखा कि पूरी दुनिया में डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज सब जगह इंटरेस्ट रेट कट हुए, तो उसकी वजह से हमारे पास भी वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। दूसरी चीज जो हुई कि उसके साथ ही खबर आई ये डेट रिलीफ की, उसके साथ ही IMF का 1.4 बिलियन का इमीडिएट इंजेक्शन का कैश डॉलर्स की, तो इससे ऑब्वियसली और एक स्पेस निकल आई इंटरेस्ट रेट्स कट करने लेकिन फारूक साहब, लेकिन स्टेट बैंक का जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि जो हमने कोविड-19 से पहले स्टेप्स लिए थे इकोनॉमी को लेकर, ये उसके समरात हैं जो अब नजर आ रहे हैं हमें। देखिए जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि डेफिनेटली स्टेट बैंक, गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बहुत अहम इकदाम किए थे जो कि पिछले 1-1.5 साल से चल रहे हैं, तो उनका जाहिर है वो क्योंकि उनका भी असर है, स्ट्रॉन्ग थी, उनका भी असर है। तो आई वुड एग्री विद दैट। अच्छा ये फरमाइएगा कि यूं तो सारी दुनिया में क्राइसिस है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं, रोज़गार का जो है ना वसीला ख़त्म होता जा रहा है, मादूम होता जा रहा है, बहुत परेशानी है। पाकिस्तान में सारी सिचुएशन में ऐसी ख़बर का आना, ऐसी सहूलत का आना, सर कुछ इस सिलसिले में आप बता सकते हैं हमें, एक आम आदमी को थोड़ा सा समझा सकते हैं, कुछ उसके लिए लाइट है सब में? देखिए जो इस वक्त इश्यूज फेस कर रहा है पाकिस्तान और बाकी पूरी दुनिया, वो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सोशल है, जो जिन चीज़ों का आपने जिन पे टच अपॉन किया, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी फोकस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी होएगी तो जॉब ज़्यादा होएंगे, उसके साथ लोगों के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, तो सोशल इश्यूज कम होंगे उससे। तो गवर्नमेंट ने दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। एक तरफ तो उन्होंने डायरेक्ट, जिस तरह आपने देखा, ये एहसास प्रोग्राम के थ्रू और दूसरे प्रोग्राम्स के थ्रू जो ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनको डायरेक्टली जो है वो सब्सिडीज और कैश पहुंचाना शुरू किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स, ख़ासतौर पे इकोनॉमी के, जिस तरह कंस्ट्रक्शन हो गई, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और कंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 180-200 डिफरेंट सेक्टर्स को इम्पैक्ट करती है, ग्लास, स्टील, सीमेंट, बहुत सारे इस तरह छोटे और बड़े सेक्टर्स हैं। तो उन्होंने प्रायोरिटाइज करके इस तरह के सेक्टर्स को, अब रिटेल के लिए भी आई थिंक वो डिस्कशंस हो रही हैं कि रिटेल सेक्टर को कैसे सपोर्ट किया जाए, ताकि अल्टीमेटली इन इकोनॉमी को चलना होएगा टू प्रोवाइड द सोशल सपोर्ट जो कि रिक्वायर्ड है। और ये तो जो आई थिंक दोनों स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट। अच्छा देखें ना, अब ये आपके गवर्नमेंट्स की बातें और ये 100 इंडेक्स की बातें और ये माली मुआवनत, आलमी इदारे, ये सब छोड़ें, मैं ना बात शुरू करना चाहती हूँ किचन से। ये जो किचन चलाना है, खातून के ऊपर अच्छी खासी जिम्मेदारी होती है, और ये जो ग्रॉसरी शॉपिंग होती है ना, इससे थोड़े थोड़े पैसे कभी कभी बच जाते हैं, कुछ थोड़े से हस्बैंड से ले लिए, कुछ मिल गए, ईदी तक तो वो जो है ना, आप यकीन कीजिए मनी बैंक के अंदर इकट्ठा की जा रही होती है। अब ज़रा उन खातून के लिए बताइए, आर देयर एनी होप्स, कोई रास्ता है कि वो भी इस तरफ आए, वो थोड़ी सी अमाउंट जो उन्होंने इकट्ठा करके रखी है बड़ी मेहनत के साथ, बड़े ख्वाबों के साथ, वो उनके लिए क्या आप बता सकते हैं? कोई आसान सा इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल आसान सा इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए दो चीज़ें हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इंडिविजुअल लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर और एक मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान का एक इशू यही रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग रेट्स बहुत कम है, मैक्रो लेवल पर भी
और उसका मतलब है एक इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लेवल पर भी। और पाकिस्तान एक मेरा ख्याल वाहिद ऐसा मुल्क है दुनिया में जहां पर हमारा कैश टू जीडीपी रेशो बढ़ रहा है बजाय कम होने के। जिस तरह मुल्क डेवलप करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर पैसे ज़्यादा आते हैं, डिजिटल पेमेंट्स बढ़ती हैं तो कैश कम रहता है। पाकिस्तान में कैश बढ़ रहा है जो कि एक पॉलिसी मेकर्स और एक हमारे मुल्क के लिए एक बहुत सीरियस इशू है, मगर ये ज़रा सी सकील डिस्कशन हो जाएगी। ठीक, अच्छा लास्ट ने बात की इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो देखिए खासतौर पे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट में ना आपको वही पैसा लगाना चाहिए है जिससे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और जो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए। लोग ऑफन मुझसे पूछते हैं कि अभी मेरे पास 3 महीने 6 महीने के लिए थोड़े से स्पेयर पैसे हैं, मैं कौन सा शेयर खरीदूं? और ये आप कभी नहीं कर सकते। आपके पास एटलीस्ट 2-4 साल का व्यू होना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपके पास खुद नहीं नॉलेज के शेयर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो बेस्ट चीज़ है एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें, या अभी हमने जो लॉन्च किए हैं नया इंस्ट्रूमेंट ETF जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड भी हैं जो कि ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी रिस्क कम होती है इक्विटी से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर जो आपने किचन मनी से सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है, सेविंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन से ही आई थिंक बच्चों को ये आदत हमें दिलानी चाहिए पाकिस्तान में, और उसको इन्वेस्ट करना भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। सेविंग प्लस लॉन्ग टर्म व्यू के साथ करना चाहिए। यस, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क हाई रिटर्न पे फोकस करेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन चलिए लो रिस्क वाले टूल्स भी मौजूद हैं। लास्टली मुझे बताएं, हाई रिस्क इक्विटी को सोचा समझा जाता है हाई रिस्क, मगर इसीलिए लोग समझते हैं हाई रिस्क क्योंकि वो 1 महीने 2 महीने और ट्रेड करना चाहते हैं। वो पूछते हैं कि भाई हमें टिप बता दें कि आज की क्या टिप है, वो शेयर ले लें, उसकी वजह से हाई रिस्क होता है। राइट, आप इत्मीनान से अभी 2-4 साल का व्यू लेके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें और देखिएगा कि यू विल मेक मनी, और उसकी बहुत ही एक एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल पर होगी। ग्रेट। अच्छा लास्टली ये बताएं, 17 तारीख को खबर आई थी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज उन्होंने सुकूक बॉन्ड का इजरा किया है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? जी, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारी कैपिटल मार्केट्स में हो रहा है। अभी तक जितने ज़्यादातर डेट इश्यूज होते थे खासतौर पे बड़े, वो एक नॉर्मल प्राइवेट प्लेसमेंट और ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में उनसे पैसा रेज किया जाता था, खासतौर पे गवर्नमेंट का। तो इस बार पहली बार गवर्नमेंट के डेट ऑफिस, SECP और पावर होल्डिंग्स ने मिलकर हमारे साथ डिस्कस किया कि जिस तरह इक्विटीज़ में होता है, शेयर ऑफर जब होते हैं इक्विटीज़ के, तो वो एक बुक बिल्डिंग बेसिस से होता है और मार्केट में लिस्ट होता है। तो ये पहली बार पाकिस्तान में ये सुकूक इशू हो रहा है बुक बिल्डिंग बेसिस पे। इससे फ़ायदा ये होएगा कि एक बहुत वाइड, और जिस तरह आप बात कर रही थी कि ये एक बहुत ही सेफ और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, छोटे इन्वेस्टर्स सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, सिर्फ बैंक्स नहीं कर सकेंगे। तो इसमें इशूअर का भी फ़ायदा है और इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट नई डेवलपमेंट है हमारी मार्केट में, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होएगा इन द कमिंग इयर्स इंशाल्लाह। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे आप फारूक साहब, MD स्टॉक एक्सचेंज, और इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक भी हम बात कर रहे थे। मजीद मौज़ूआत नाज़रीन का हिस्सा होंगे, लेकिन अभी हम एक ब्रेक लेंगे। हमारे साथ ऐसा हम कराची में भी देख रहे हैं, दिल के सुकून को, दिल के इत्मीनान को, अजान सुन लो बहुत भला लगता है, करार सा आ जाता है। तो ये जिनको आपने देखा ना, ये थे कारी जाहिद लतीफ़, और ये हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, अभी भी लॉकडाउन की सख्तियां हैं वहाँ पर? अभी भी ऐसी सिचुएशन है, परेशानी है, लोग एक दूसरे से दूर हैं और खामोशी है? अभी भी यहाँ पर लॉकडाउन है और मज़ीद जो है वो सख्त हो गया। पहले तो बाहर निकल आते थे, लेकिन अब जो भी खाने पीने की अगर चीज़ की जरूरत है तो उसके अलावा अगर कोई दिक्कत है तो उसको भारी जुर्माना दी। अच्छा कारी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले अजान की वीडियो, यानी मैं आपकी वीडियो नहीं, मैं जनरल एक और वीडियो की बात करूँ, वो वायरल हुई और उस पर सोशल मीडिया पर ये शेयर किया गया कि स्पेन में 500 साल बाद अजान हुई है। ज़रा फिर फैक्ट चेक हुआ
तो वो गलत था। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ज़रा आप वहाँ रहते हैं कि वहाँ पर अजान होती है, ऐसा नहीं है कि अजान वहाँ पर नहीं दी जाती है, कोई पाबंदी नहीं थी। अजान दी जाती है, लेकिन सिर्फ जो उन्होंने परमिशन दी है बता रहे हैं मस्जिद के अंदर वो भी बगैर माइक, बल्कि आप जो है बाहर अवाम में सड़क पे ओपन जगह पे आप अजान, तो इसलिए जो है वो तकरीबन वाकई 5 साल बाद जो लिखा है ओपनली अजान जो है वो ना ही हुई है। जी ठीक है, कारी जाहिद लतीफ़ साहब साथ मौजूद थे आप। सॉरी वक्त कम था, लेकिन जिस तरह आप हमसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं और माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़, वो वीडियो भी हमने अभी आपसे कुछ देर पहले देखी। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे क्योंकि बहुत कम है। फ़ौरन से अवैस कादिर शाह साहब को हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। कराची और सिंध की बात कर लेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई है वेंटिलेटर से मुताल्लिक कि कितने वेंटिलेटर सिंध में हैं और कितने मुख्तस किए गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। ये रिपोर्ट है, तकरीबन 144 हैं गालिबन वेंटिलेटर्स जो कि मुख्तस किए गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए। शाह साहब शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज़ फरमाइएगा, ये जो वेंटिलेटर्स से मुताल्लिक आप लोगों ने रिपोर्ट भी शेयर की है सुप्रीम कोर्ट में, ये बता सकते हैं कितने वेंटिलेटर्स कराची के लिए और कितने वेंटिलेटर्स हैं जो कि सिंध में मौजूद हैं, अंदरूनी सिंध में मौजूद हैं, इलाकों में मौजूद हैं जो कि मुख्तस किए गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए? अगर आप सक्खर के हवाले से पूछें तो सक्खर में हमें जो हमारे पास एडिशनल मौजूद थे, इस वक्त हमारे पास 20 से ज़्यादा आ गए हैं और कराची से और भी भेजे जा रहे हैं। और सक्खर में हमने जो मेन हमारा हॉस्पिटल है उसमें नया एक फ्लोर इस्टेब्लिश कर दिया गया है जो एमरजेंसी पेशेंट्स के लिए है, जो वेंटिलेटर्स जिसमें हमें कराची से भेजे गए हैं और सारा इक्विपमेंट मेडिकल जो इस वक्त इस वबा को ट्रीट करने के लिए ज़रूरत है वहाँ पे अवेलेबल है। और जहाँ तक मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ बड़े तवस्सुक से कह सकता हूँ, ये बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ आपको कि आप इस चीज़ को जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल आरा कायम की जा रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध के हवाले से, तो मेरा एक सवाल है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट एक लिस्ट फ्रॉम कराची टू कश्मीर जारी कर दे और वो बिल्कुल कहते हैं न्यूट्रल और कंप्लीट ट्रांसपेरेंट लिस्ट हो जिसमें ये बताया कि किस सूबे में कितनी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, कौन सी हॉस्पिटल्स हैं जो ये बड़े इन मिसहैप्स को ट्रीट कर सकती हैं और उधर कितना मेडिकल पैरामेडिक्स स्टाफ अवेलेबल है, तो ये मंजरनामा मेरी कौम के सामने आ जाएगा कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के पीछे क्यों कुछ लोग हाथ धो के पड़ गए हैं। इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है, इस वक्त कोई तुक नहीं बनता, बजाय इसके कि साथ मिल के काम करें, लेकिन मजबूरन हमें भी फिर बोलने पे मजबूर किया जाता है कि बार बार कुछ लोग वफाक से जिनकी पीठ ठपठपाई जाती है कि जाएं और जाके बोलना शुरू कर दें, 2 महीने के बाद वो खामखा बोलते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं, हम भी मजबूर होकर फिर हमें जवाब देना पड़ता है। ये इस वक्त नहीं होना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध कम्प्लीटली इस वक्त हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार है। बिल्कुल कुछ दिन थे इनिशियली, कुछ जो पहले दिन थे उसमें ज़रूर पीपीई किट्स हमारे पास कुछ नहीं थी, मास्क अवेलेबल नहीं थे। शुरू में कुछ दिन ज़रूर हुआ क्योंकि सिचुएशन जिस तरह इरप्ट हुई तो सारे मतलब एक सूबा अपने तौर पे अपने फंड से काम कर रहा है। अच्छा, ये क्या आप बता सकते हैं जो हमारा हेल्थ सिस्टम है इसकी कैपेसिटी कितनी है, किस हद तक कोरोना केसेस को बर्दाश्त कर सकते हैं? कुछ अंदाज़ा तो होगा आपका इस सिलसिले में? ये वेंटिलेटर्स 144 हैं। देखिए हेल्थ हमारे डिपार्टमेंट में कितनी कैपेसिटी है इस वक्त तो मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकता, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट मैं जो ख़ुद देख रहा हूँ मीन्स अपने फुल स्ट्रेच पे काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और दाद देनी चाहिए, दाद के हकदार हैं हमारे डॉक्टर साहिबान जो फ्रंट लाइनर्स हैं हमारे, क्योंकि मैं तो सक्खर में आई विटनेस हूँ, देखता रहा हूँ पैरामेडिकल स्टाफ और वो सारी सिंध गवर्नमेंट की मशीनरी जो काम कर रही है सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए, उन लोगों को क्योर करने के लिए जो पॉजिटिव हैं, और वो लोग जो बाहर से हमारे पास आके रुके थे या इस वक्त भी जो लोकल ट्रांसमिशंस के केसेस मुख्तलिफ अजला में रिपोर्ट हो रहे हैं, तो किस तरह हमारे डॉक्टर साहिबान उनके पास फ़ौरन जाके पहुंचते हैं एक फ़ोन कॉल पे। ये बड़ी अच्छी बात है शाह साहब, ये बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है इस पर तो आप बात करें प्लीज़। शाह साहब मुझे ये बता दें, शाह साहब मुझे ये बता दें कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सिंध हुकूमत ने बजाते खुद क्या किया? छोड़ दीजिए एनडीएमए और वफाक को, आपने क्या किया है? देखिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उन मुखैर हजरात का
उन डोनर एजेंसीज़ का जिन्होंने कोरोना फंड में चीफ मिनिस्टर सिंध को दिल खोल के फंड्स दिए और जो 2.5 अरब रुपए से भी ज़्यादा फ़ंड हमारे पास जमा हुए, उस फंड से हमने अभी जो किट्स मंगाई हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब किट्स की कोई कमी नहीं है। और हम पूरे सिंध में जो है हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं किट्स कि हर डिस्ट्रिक्ट के पास किट्स अवेलेबल हों, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक हॉस्पिटल ऐसा रखा गया है जो पूरे तरीके से वेल इक्विप्ड है और जिनके पास PPE किट्स भी अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें मौजूद हैं। और आप जहाँ तक कह रहे हैं NDMA की बातें, अब देखिए इस पे एक बहुत बड़ी डिबेट है। हम कहते हैं कि वो किट्स हमारे पास ऐसी NDMA की तरफ से आई, पहली जो हमारे पास खेप आई वो ऐसी थी कि जो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स ने रिजेक्ट कर दी। अब वो अगर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही हैं, सिंध में काम नहीं कर रही थी, देखिए हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम कोई इल्ज़ाम तराशी करना नहीं चाहते या हमें कोई इस वक्त सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छे जो डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, उनकी टीम्स ने उस चीज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि ये किट्स ठीक नहीं है, दूसरी किट्स को वो अप्रूव कर रहे हैं और उसके थ्रू पूरे सिंध में टेस्टिंग हो रही है, सैम्पलिंग हो रही है। तो इसमें अब उनको देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ से रिजेक्ट होके गई हैं। अब दूसरा हमें जो इक्विपमेंट्स NDMA की तरफ से मिलने थे या मिलने जा रहे हैं, इसका तो अब पूरे मुल्क को कौम को पता है कि वफाक का रवैया सिंध के साथ कैसा है और आगे चल के क्या मिलेगा हमें। हम इस वक्त जो भी कर रहे हैं अपने शाह साहब, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि वफाक ने आपको क्या दिया। शाह साहब, मैं ये नहीं पूछ रहा था कि वफाक ने कितनी सपोर्ट किया। शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपने कैपेसिटी बढ़ाने से मुतालिक क्या कि आप ये कह रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी आपने बढ़ा लिया और इनफ है। ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी है कि टेस्टिंग कैपेसिटी इनफ है। शाह साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन पंजाब जहां सबसे ज़्यादा इस वक्त टेस्टिंग हो रही है, वो भी कहते हैं कि हमने टेस्टिंग बढ़ानी है, और सिंध जहां पर टेस्टिंग कम हो रही है वो कह रहे हैं टेस्टिंग कैपेसिटी इज इनफ। ये बहुत बड़ा सवाल है। एनीवेज, वक्त क्या खत्म होगी, मुलाकात कल, रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।